से ज्ञान विज्ञान के परंपराओं में बदलाव आया और उसने कुछ ऐसी ताकत पैदा की जिससे विश्व का एक बहुत बड़ा भाग, 80% भाग एक नए किस्म के शासन के अंदर आ गया। पहले हमारे यहाँ कम्युनिज्म की ऐसी चीजें नहीं देखी गई थी। उपनिवेशवाद की, लोग आते थे, मिलते थे, बस जाते थे, बहुत कुछ अदला बदलाव होता था। बॉर्डर कभी भी फिक्स नहीं रहे ना, पहले फिक्स थे ना आज फिक्स है, बॉर्डर भी बदलते हैं, तो वो बदलते रहे, लेकिन फिर भी लोगों का आना जाना बराबर लगा रहा और उस आने जाने में विचार का भी आदान प्रदान हुआ, खूब हुआ। ट्रेड आइटम्स के आदान प्रदान हुए, बहुत कुछ हुआ। और हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी आते आते नए किस्म का, जो कि मुझे लगता है एक ब्रूटैलिटी पहले भी थी, मैं ये नहीं कहता कि ब्रूटैलिटी पहले नहीं थी, बड़े बड़े साम्राज्य में ब्रूटैलिटी तो उनके अंदर होती है, लेकिन ये जो अब जो 18वीं शताब्दी के बाद जो एक्सपेंशन हो रहा है, ये जो नया उपनिवेशवाद जो आता है, वह एक बहुत ही सोच समझ के साथ और बड़े प्लानिंग और बड़े इसकी ब्रूटैलिटी कुछ नए किस्म की और बड़ा तकनीक उद्वेलित है। तो इस वजह से, और वो तकनीक उद्वेलन अब तक चल रहा है, ये आप मत समझिए 21वीं शताब्दी में भी वह चल रहा है। अगर आज भी अगर आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं न्यू कॉलोनिज्म का, या मानते हैं कि कुछ देश दूसरों पे हावी होते हैं, तो उसमें तकनीक का बहुत बड़ा अंग है। आप यही देखिए कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं हजारों मील दूर से, ये तकनीक की वजह से ही संभव है। और हुआ, इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है, इसके बहुत तरह के फायदे भी हुए तो नुकसान भी, इनइक्वालिटी भी बढ़ी है हमारे समाज में। खैर, ये अलग की बात है जिस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम इतना ही जानते हैं कि उपनिवेशवाद, जो कि 17वीं 18वीं शताब्दी में एक नया स्वरूप लेता है, नए फोर्स की तरह से, वह गया नहीं है, नए नए रूप लेता जा रहा है। हमारे वायरस की तरह म्यूटेट करता है, बड़े मजे से म्यूटेट करता है, और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि भाई इससे कैसे डील किया जाए। आप सबों ने शेक्सपियर भी पढ़ा ही होगा, नाम सुना है। टेम्पेस्ट उनका एक बड़ा मजेदार है ये, जिसमें अब वो कब लिखा गया, 1604 में। 1601 में ब्रिटेन की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया, 1601, और उसको परमिशन दिया ईस्ट इंडिया कंपनी में। 3 साल के अंदर इस टेम्पेस्ट नाटक में आप अगर देखेंगे इसमें, तो बड़ा मजेदार डिस्क्रिप्शन है, वाकया है कि एक टापू के पास आकर एक जहाज टकरा जाता है और वो ध्वस्त हो जाता है। जहाज से का कैप्टन बाहर आता है, उसका नाम है प्रॉस्पेरो। Prospero, as the name suggests, should be a prosperous man, and he comes with a magic wand in his hand. उसके हाथ में एक जादू की छड़ी है, और उस टापू में जो लोग रह रहे हैं, वह उनको समझाने का, उनको कब्जा करने की कोशिश करता है। उस कोशिश में चूंकि उसके पास जादू की छड़ी है, इसलिए लोग संभल जाते हैं, लोग डरते हैं, उसके नजदीक आते हैं। एक पात्र उसमें दूसरा बनता है एरियल, जो उसके साथ कोलैबोरेट करता है। यही बाद में हमारा भद्रलोक, बंगाली भद्रलोक या कोलैबोरेटर क्लास है, एरियल। लेकिन एक तीसरा कैरेक्टर है कैलिबन, जो कि हर वक्त उसके जूता चाटने को तैयार है, लेकिन वो कई दफा बीच बीच में रिवोल्ट भी करता है, नाराज भी होता है, और उसको बनाना समझाना बड़ा मुश्किल का काम है। खैर, तो ये ट्रायंगल एक बना, प्रॉस्पेरो, एरियल, कैलिबन। 1604 में वो लिख रहा है, दिस कैप्चर्स द साइकोलॉजी ऑफ कॉलोनिज्म एज प्रोबेबली वेरी लिटिल एनीथिंग एल्स वुड हैव डन। व्हाट ए फोरसाइट ही हैड। यही कहानी, ये ड्रामा आप देखेंगे 19वीं शताब्दी, चाहे वो राममोहन रॉय के साथ देखें या और लोगों के साथ देखें, कि कैसे
कई चीजों में हम उनसे अभिभूत हुए, जो नेचुरल था अभिभूत होना, और उनकी बातें सुनी समझी। अरे भाई, जब इस गंगा पे पहली दफा स्टीमर चला तो लोग जैसो, हमने तो हमेशा नाव देखी थी चलते, केवट की नाव से लेकर करके 1820 तक तो वही नाव थी ना, लकड़ी की। जब उन्होंने स्टीम पावर से चलते हुए देखा तो लोग परेशान हुए। लोग आए घाट पर फूल नारियल लेकर चढ़ाने, कौन सी दत्त दैत्य आगे गंगा माँ की छाती की पीटता हुआ। तो ये स्वाभाविक थी, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ, वो यूरोप में भी हर जगह लोग परेशान हुए नई तकनीक से, और उसको समझने की कोशिश की। तो कई नई चीजें जब आने लगी तो थोड़ी सी दिक्कत तो हुई। खैर, तो आप देखेंगे कि दो चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण आ गई। एक तो ये कि एम्पायर ऐसे नहीं बनता अगर उसके पीछे नए किस्म के आधुनिक सोच और आधुनिक तकनीक न होते। इसका मतलब कि साइंस प्लेड ए ह्यूज रोल। साइंस पहले भी था, ये नहीं कि विज्ञान हमारे यहाँ नहीं। हमारे आप संस्कृत में हमारे शास्त्रों में जाएंगे तो इतने सारे शब्द जो हैं वो सभी विज्ञान की ओर इंगित करते हैं। युक्ति, प्रमाण, अनुमान, 50 शब्द आपको मिलेंगे जो कि हमारे वैज्ञानिक सोच परंपरा के द्योतक हैं। तकनीक भी है, तकनीक की भी खूब बातें की गई है, ऐसी बात नहीं है। शल्य चिकित्सा हो, एस्ट्रोनॉमी हो, कई चीजों में तकनीक की भी बात हुई। लेकिन अभी जो 17वीं शताब्दी में जो किस्म के नए तकनीक आए वो नए किस्म के हलचल पैदा कर रहे थे। इसीलिए ये जो साइंस है ये थोड़ा डिफरेंट साइंस है, डिफरेंट प्रकार का ज्ञान है। ज्ञान तो था ही, ज्ञान के तो हम ये नहीं कहते कि खाली भारत में ही ज्ञान के पूंजी नहीं, सब सहारन अफ्रीका में भी, हमारे बस्तर के ट्राइबल को भी ज्ञान है। ज्ञान सब जगह है, और ज्ञान के साथ विज्ञान भी है। जहां पर भी ज्ञान का परिमार्जन होता है, शोधन होता है, वहां विज्ञान होता है, और सबके पास है। ये सोचना गलत है कि मायन सिविलाइजेशन को नहीं था, इनका को नहीं था और किसको नहीं था। ये लेकिन अब जो स्थिति आई 16वीं 17वीं शताब्दी में जो नए किस्म के, वो बड़े ही आमूल परिवर्तन के साथ आया। सेकंड, इन्होंने इतना ताकत दिया एक खास समुदाय को, वर्ग को, कि उन्होंने कंपनियां इस्टेब्लिश की और उसमें इन्वेस्ट किया। आप ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास पढ़ेंगे, वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है। कैसे उसमें लोगों ने पैसे जमाए और कमाने को बाहर निकल पड़े, बड़ी बड़ी तादाद में निकल पड़े। बहुत सारे मारे भी गए उसमें, आकर लड़ाइयां भी लड़ी। पहले तो वो जब यहाँ आए तो हमारे लोग नहीं समझ पाए। 18वीं शताब्दी के शुरुआत में ही पेशवा दरबार में एक अमात्य थे रामचंद्र पंत, उन्होंने शास्त्र पत्र लिखा था। वो शास्त्र पत्र जो है वो अपने उनके हिसाब का अर्थशास्त्र है, लिखा गया था शास्त्र। उसमें उन्होंने कहा कि ये टोपीकार हैं यहाँ पे सूरत में और कई जगह बसे हुए हैं। ये टोपीकार कहते थे, वो टोपी पहनते थे, हैट वेयरर्स, यूरोपियंस को हैट वेयरर रहते थे। पोर्चुगल थे ही, डच, ब्रिटिश, ये सब भी आ गए थे थोड़े बहुत। तो वो कहते कि टोपीकार है, ये आप इनको मत तंग करो, ये भी आपको नहीं तंग करेंगे। रामचंद्र पंत उनको समझ नहीं पाए। 10, 15, 20 साल के अंदर ही हमने उनको नहीं तंग किया, वो तो चढ़ गए थे हमारे ऊपर। धीरे धीरे ऐसे इस कदर चढ़े हैं कि आज तो फिर भी आप काशी में हैं, आपसे मैं मातृभाषा में बात कर रहा हूं, वरना तो मुझे तुम बात करनी मुश्किल हो जाती। मेरी तो जुबान तक बदल दी। आपको पता नहीं है, ऐसे कह दीजिए मैकॉले को 10 गाली देना बड़ा आसान है, लेकिन उसकी ताकत का अंदाज है आपको, है ना। दिल्ली लखनऊ के गलियारों में उन्हीं की ताकत चलती है, आप मानिए चाहे ना मानिए। आज भी तो कहना बड़ा आसान है, लेकिन उसने हम सबको आमूल बदल दिया। अरे मेरा कपड़ा तक बदल दिया, देखिए ड्रेस क्या पहने हो। तो खाली भारतीय स्त्रियां हैं जो भी कम से कम साड़ी या भोजन बचा के रखे हुई, नहीं तो वो भी बदल जाता हमारा उपनिवेशवाद के चक्कर में।
वो बच गया, भोजन भी बदल रहा, बदल ही रहा, देख ही रहे हैं बहुत चीजों में। खैर, तो ये 18वीं शताब्दी में रामचंद्र पंत न समझ पाए, ये गलती हुई हमसे। वो जब आकर के थॉमस रो जहांगीर को देता था, दिखाता था घड़ी और चीजें दिखाई, वो नहीं समझ पाए कि ये क्या है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। हमारे यहाँ घड़ी की उपयोगिता इसलिए नहीं पता चल रही थी क्योंकि हमारे यहाँ तो समय, पल, प्रहर डिवीजन अलग था। प्लस यहाँ तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमारे कृषक काम करते हैं। यहाँ वक्त कैपिटल हुआ नहीं, ऐसा मुझे नहीं, ऐसे में घंटे का ही क्लास होगा, ये तो था नहीं। वो तो सतत पढ़ाई होती थी सूर्योदय से सूर्यास्त तक। तो यहाँ हमने भाई चीजें नहीं समझ पाए, जबकि घड़ी ये मानना पड़ेगा कि 16वीं 17वीं शताब्दी में होरोलॉजी अपने आप में बहुत विकसित विज्ञान है, बहुत विकसित विज्ञान है। किस तरह से ग्रूव काटे गए हैं, ऐसे सेल्फ परपिचुएटिंग घड़ी बना लेना तो ऐसा ही था जैसे हृदय बना देना, बिना किसी बैटरी, बिना किसी के कैसे वो चलेगा। ये आश्चर्य की चीज थी, अब वो बनाया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। वहां के आप म्यूजियम में जाकर के देखते हैं कि क्या सूक्ष्म यंत्र कई तरह के बने, मामूली से शीशे का। मैं कई दफा कहता हूं कि हमारे लोग, हमारे पूर्वजों ने इतने खूबसूरत मंदिर बनाए, इतने खूबसूरत लाल पत्थर का इस्तेमाल किया, संगमरमर का इस्तेमाल किया, ब्लू टाइल का इस्तेमाल किया, एक से एक चीजें बनाई। शीशे पे हमारा ध्यान नहीं गया। हम कांच की सभ्यता नहीं थे, हम मरमरी सभ्यता थे। कांच की सभ्यता अगर हमारी होती, हम चूड़ी बनाना जानते थे, ऐसा नहीं। 1500 साल पहले आपके डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भारद्वाज की किताब है ग्लास इन एंशिएंट इंडिया, अब हम जानते थे 1500 साल से, लेकिन चूड़ी से आगे बढ़े नहीं, ये नुकसान हो गया। अगर हम कांच को मानना सीख लेते तो चश्मा बना लेते, चश्मा बना लेते तो शायद हम दूरबीन भी बना लेते, दूरबीन बनाते तो माइक्रोस्कोप भी बनाते, बहुत सारी चीजें बढ़ सकती थी। आप जानिए कि आज आप ये जो बायोलॉजी कहते हैं, आज आप वायरस और बैक्टीरिया इन सबों की बात इतनी कर रहे हैं, ये संभव तो माइक्रोस्कोप से ही है ना, शीशे से ही है ना। या हम आप इतनी बात कर रहे हैं कि दूर दूर सैटेलाइट से, तो सैटेलाइट कोई ताजमहल बनाने वाला तो सैटेलाइट नहीं बना सकता था, क्योंकि आप पत्थर तराशने में रहे, शीशा तराशा नहीं। आज की सभ्यता, आज भी आप मोबाइल लेके घूमते रहते हैं, आप तो कंज्यूमर सोसाइटी, बनाया तो आपने नहीं, उसमें संगमरमर नहीं है, मोबाइल में चिप नहीं है, तो चिप जो है वो कांच का है, वो आपने नहीं बनाया। कंज्यूमर हम खूब है, हर जगह बना इस्तेमाल करने में बहुत आगे हैं, लेकिन बनाना की भी तो प्रक्रिया होनी चाहिए। तो 18वीं शताब्दी में थोड़ी सी कोई दिक्कत हुई होगी, जिसमें हम ढाका का मलमल बना रहे थे, अच्छे स्थापत्य बना रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। आयरन हमारे यहाँ बहुत हाई क्वालिटी का, वुड्स हाई क्वालिटी का आयरन बना रहे थे, लेकिन कहीं हम पिछड़ गए। नतीजा ये हुआ जिसको मैं कहता हूं कि संगमरमरी सभ्यता को कांच की सभ्यता ने धाराशायी कर दिया। पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की जगह अगर खुद अकबर महान होते तो भी हार जाते शायद। आप जानिए, सोचिए। खैर, इफ एंड बट नहीं सोचना चाहिए हिस्ट्री में। हिस्ट्री में तो जो हुआ हुआ, आप कितना इफ बट लगाते रहेंगे, जो होना था सो हो गया। हम 200 साल गुलाम बने। इस गुलामी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि कहीं ना कहीं हमारी वैज्ञानिक सोच में कमी आ गई थी और हम और चीजों में ज्यादा व्यस्त हो गए थे। आज भी हमारी दिक्कत है थोड़ी बहुत इस मामले में। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो धारा 9वीं शताब्दी से बही हमारे समाज में वो गलत थी, नहीं, बिल्कुल सही थी। कबीर तुलसी की उपादेयता आज भी है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन हमको उनके साथ और भी चाहिए था, हमें कुछ और भी चाहिए था, वो हम नहीं बना पाए, वो हम नहीं पैदा कर सके, आज भी नहीं कर पा रहे हैं।
इसका खामियाजा आने वाले जनरेशंस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड सर कटिंग एज नॉलेज। ज्ञान की कुछ ऐसी सीमाएं होती हैं जो बहुत तेज होती हैं, जिसमें बहुत तेजी से विकास होता है और उस तेजी से उस पर काम करना पड़ता है, उस पर बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है। हमारे पूर्वजों ने नहीं इन्वेस्ट किया, हम गुलाम बन गए। गुलाम आप इसलिए नहीं बने कि 4 लड़ाई में कहीं मराठा ने हार गए, कहीं कोई हार गया या टीपू हार गया, उसकी वजह से नहीं। गुलाम तो पूरा समाज बना, समाज हारा। तो हमें उस तरह से पूरे इसको सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि कहीं तो गलती हुई थी। कटिंग एज नॉलेज जो था, जो हमारे पास पहले था, वो हम कंपीट नहीं कर पाए, हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए, रामचंद्र पंत समझ नहीं पाए। मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं, वो सब चीज समझ ले आदमी, कोई जरूरी नहीं। आज भी 2023 में क्या होगा ये 23 कहते हैं, 22वीं शताब्दी में क्या होगा ये मैं कैसे समझ लूं, अभी मुश्किल तो हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा गेस तो करना पड़ेगा, तैयारी तो उसकी करनी पड़ेगी भविष्य की। भविष्य की तैयारी में के लिए पास्ट अच्छी भूमिका निभाता है, अगर पास्ट को सही ढंग से देखा जाए। अगर पास्ट से आप सीखते हैं तब तो आप भविष्य की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पास्ट में, भूत में जीना पसंद करते हैं, जीने लग जाते हैं, तब नहीं कर सकते। भूत जीने के लिए नहीं है। हम मानते हैं आपके छरदादा बहुत अद्भुत विद्वान थे, आप क्या हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अगर हम पास्ट में जीने लग जाएंगे तो भविष्य की तैयारी नहीं कर पाएंगे। चॉइस आता है, ये चॉइस मेरे पूर्वजों ने खो दिया था, इसीलिए हम इसमें कहना बेकार है वो को हिंदू राजा था कि मुसलमान राजा था, दोनों तो इसमें है, बहुत फर्क नहीं है, बहुत फर्क नहीं है। इस्लाम यहाँ आकर के भी कोई रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट तो था नहीं, इस्लाम का हुआ भी नहीं। इस्लाम में बात तो की गई थी अकल की, अदल की, अकल रीजन। हमारे यहाँ भी युक्ति की हमेशा बात की गई, प्रमाण की बात की गई, या हम प्रमाण भूलते गए, प्रमाण की खोज हमने छोड़ दी, तो ये गलत हुआ। आस्था पे ज्यादा गए, आस्था प्रमाण में थोड़ा फर्क तो है ही, दोनों की अपनी जगह है, समयोचित है, दोनों को अलग अलग संभाल के रखने का। दोनों को भिड़ाएंगे, लड़ाइएगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा। मुसलमान ने भी मुस्तलाहिक पीरियड जो है इब्न सीना का 7th से 10th सेंचुरी तक का जो पीरियड है, जिसमें अल राजी, इब्न सीना, इब्न हैथम, इन लोगों ने बड़े मुश्किल सवाल पूछे थे। उन्होंने तो कहा कि हम ट्रूथ को वैल्यू करते हैं, रियल थिंग इज द ट्रूथ। इब्न हैथम 50 कोड़े लग गए उसको। इब्न हैथम कितना आगे है, उसने ऑप्टिक्स पे काम किया ग्लास में। इब्न हैथम और न्यूटन के बीच में 400-500 साल का फर्क है, लेकिन ही कम्स वेरी क्लोज। अनफॉर्चुनेटली इस्लाम नीचे गिरा इमाम गजाली के इन्फ्लुएंस में, जबकि इमाम गजाली फिर प्यूरिटी और थियोलॉजी पे चले गए। नतीजा ये हुआ कि इस्लाम का जो भी प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट था वो खत्म हो गया। और हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया है वो तो गजाली इस्लाम, वो तो इब्न सीना का है नहीं, इब्न हैथम का है नहीं। तो ये आकर के बस अपना मकबरा बनाते रहे, क्या फर्क पड़ता है। शासन वैसे ही होता, वही निरंकुश था। ज्ञान की प्रगति में तो बाधा पड़ी, वो बाधा हम तोड़ नहीं पाए, हमारा समाज तोड़ नहीं पाया। अगर तोड़ता तो बहुत फर्क पड़ता, तब हम तकनीकी दृष्टि से ऊपर उठते। और तकनीक से ऊपर जहां आप उठते हैं, साइंटिफिक सोच, विचार, साइंटिफिक सोच और तकनीक के साधन, वो दोनों अगर मिल जाए तो समाज बहुत सशक्त हो जाता है। यही हुआ वेस्टर्न यूरोप को। सडनली वो लोग ऐसे कोपरनिकस पैदा हो गया। कोपरनिकस तो एक आदमी है ना,
बहुत क्रूएल आदमी है, लेकिन उसके पीछे जो फोर्सेस है, जिस हिस्टोरिकल फोर्स की मैंने बात की, वो आया। बहुत साल पहले मुझे याद है, मैं लंदन में वो इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बड़ा पुराना कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, इंपीरियल कॉलेज। आप उसका लोगो अगर पढ़ेंगे, उसके लोगो में लिखा है, साइंस इज द sword and shield of empire, Latin में। साइंस इज द sword and shield of empire। एम्पायर तब तक बढ़ेगा जब तक आप विज्ञान में आगे रहेंगे। ये इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस का आज का भी मोटो है, आज का भी। हमारे यहाँ ये नहीं रहा। हमारे यहाँ बराबर रही ये दो चीजों की रही। एक तो ये कि जिसमें हमने साविद्या या विमुक्त है, हमारी बड़ी अच्छी बात है, विमुक्ति करता है, लेकिन ये क्लियर नहीं कि विमुक्ति किससे होता है। विमुक्ति फ्रॉम डिजीज, विमुक्ति फ्रॉम हंगर, विमुक्ति फ्रॉम व्हाट। हमारे यहाँ ऑब्सेशन अनफॉर्चुनेटली दोनों में, हिंदू और इस्लामिक कल्चर में, दोनों में परलोक का रहा। लाइफ बिफोर डेथ पे कम एम्फेसिस है, लाइफ आफ्टर डेथ पे ज्यादा है। आप तो काशी के यहाँ जानते हैं काल क्या है, डेथ क्या है, इससे बेहतर कौन जानता है काशी से। मैं भी मानता हूं वो है, सत्य है, इसमें कोई शक नहीं, सत्य है, सब कुछ है। उसकी समझ होनी चाहिए, उसका महिमा मंडन भी होना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं। लेकिन कितना आप ऑब्सेस्ड रहेंगे लाइफ आफ्टर डेथ, कितना, किस हद तक? क्योंकि जीना तो आज है। आज एक वायरस के कारण अगर पिछले साल कई लाख लोग मर गए, कोई तो जिम्मेवार है। मैं स्वयं हूं जिम्मेवार उसके। अगर हमने कोई चीज पूरी नहीं की तो, जो करनी चाहिए थी, कहीं पे तो हमारा ज्ञान सीमित हुआ, अब कोई जगह पे अब बन भी गया है, वैक्सीन आया है, आके यही तकनीक ही ना, वैक्सीन इज व्हाट, टेक्नोलॉजी, तकनीक है। हमारे यहाँ ये तकनीक थी पहले, ऐसा नहीं, वेरिएशन तो होता है, टीकादार चलता था, लेकर करके काट करके यहाँ पे पस्टल्स, लाइव पस्टल्स लगाते थे, हजारों साल से चला रहा। वेरिएशन कहते हैं, बाद में वो वैक्सीनेशन बना। ऑफ कोर्स दैट इज कॉल्ड जेनेरियन रेवोल्यूशन, जिसमें ये हुआ कि माइक्रोब को हम फिक्स कर सकते हैं। ज्ञान और विज्ञान में यही फर्क है। ज्ञान जो है वह बहुत विराट है, इतना विराट कि इसके अंदर हर कुछ आएगा। इसके अंदर सुपरस्टिशन भी आएगा, झाड़ फूक भी आएगा, वो भी ज्ञानी है। मैं ये नहीं कहता, झाड़ फूक वाला भी ज्ञान है, सब में ज्ञान है। ये तो आपको उदात्त होना होगा कि सब कुछ समरूपता से देखा जा सके। लेकिन प्रॉपर विज्ञान तब होता है जब उसको एक मेथड से डिस्टिल किया जाता है नॉलेज को। व्हेन नॉलेज इज डिस्टिल्ड इट बिकम्स विज्ञान, इट बिकम्स साइंस। अब वो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है। डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हुआ कि वो माइक्रोब को हमको फिक्स करना है। जब फिक्स कर दिया और ये भी पता कर लिया कि इसका यही डिजायर्ड रिजल्ट होगा, हम अगर इतना भर देंगे तो इसका नतीजा इतना भर हमें मिलेगा, एंड यू आर एब्सोल्युटली श्योर अबाउट इट। दिस व्हाट वैक्सीन इज। दिस द डिफरेंस बिटवीन जेनेरियन वैक्सीनेशन एंड प्री जेनेरियन वेरिएशन व्हिच आवर पीपल हैड फॉलोड, जो हमारे शुरू में संहिता में है। चाणक्य में भी ज्ञान तो है, सब ज्ञान ही ज्ञान, विज्ञान भी है। विज्ञान का प्रोसेस भी हमारे यहाँ था, ऐसा नहीं। आप जिस आज गोरखपुर को समझ रहे हैं, वो नाथ संप्रदाय जो है, कनफड़ा जोगी, वो हमारे तांत्रिक, आपके काशी के भी, वो सभी डिस्टिलेशन में मास्टर हैं, डिस्टिल करते हैं। अल्केमिकल ट्रेडिशन रहा है हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग, बनारस में, गोरखपुर बहुत स्ट्रॉन्ग अल्केमिकल ट्रेडिशन रहा है। तो कैसे ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित किया जाए, होता था। कहीं कुछ कमी रह गई, खैर हम पिछड़ते गए और नतीजा ये हुआ कि हम विदेशी शासन में आए 18वीं शताब्दी में। अब आजकल तो लोग कहते हैं कि हम पहले भी विदेशी थे, अब कौन विदेशी है, नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बॉर्डर तो फिक्स थे नहीं, तो इसीलिए अब कहना बड़ा मुश्किल है। अरे गजनी तो कनिष्क के पीरियड में तो गजनी वजनी ताजिकिस्तान ये सब तो हम रही ना है। कनिष्क इंडियन नहीं है, कनिष्क तो हिंदुस्तानी राजा है, नहीं है।
सोचिए, ताजिकिस्तान सब तो स्थान ही है, स्थान तो अंग्रेजी शब्द है, स्थान है। वहां से लेकर करके आगरा तक, मथुरा तक तो उनके पाए जाते हैं। तो कहना मुश्किल है कि कौन देसी कौन विदेशी। तो इस पछड़े में नहीं पढ़ कर करके हमें ये मानना चाहिए कि ये समाज जो है बढ़ने की प्रोपेंसिटी थी, लेकिन वो हुआ नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सभी परेशान थे समाज को संभालने में। इसीलिए आदि शंकरा से लेकर कर करके अंबेडकर तक आप देखेंगे कि हर जगह सोशल इंजीनियरिंग की बात हुई, मटेरियल इंजीनियरिंग की नहीं। मटेरियल इंजीनियरिंग पीछे रह गया, तो हमारे विश्वकर्मा जो है वो पीछे रह गए, लोली गॉड हो गए, छोटे हो गए विश्वकर्मा, जबकि विश्वकर्मा को बहुत ऊपर होना था, नहीं हो पाए। जो लोग विश्वकर्मा को प्रैक्टिस करते थे वो गांव से बाहर थे, लोहार, बढ़ी, कर्मकार, बहुत तरह के लोग जो थे उनको गर्भगृह से अलग रखा गया था। नतीजा ये हुआ कि अगर आप उंगलियों को, हैंड को, दोनों को सेपरेट कर देंगे तो कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी तो बनेगी फिंगर से, इससे थ्योरी बनेगा, इससे प्रिंसिपल्स का पता चलेगा, और ये जो है बनाएगा उसका एक्सपेरिमेंट। इन दोनों में डिसजंक्शन हो गया। जब दोनों में डिसजंक्शन हो गया तो नुकसान हो गया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री में लिखी है। 1909 में यह किताब छपी थी, 1907। तो ऐसी बात है। तो ये आप देखेंगे कि कैसे उपनिवेशवाद हम पर हावी होता चला गया। और ये सिर्फ अभी भी नहीं हुआ, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना को तोड़ के रख दिया। आज चाइना बहुत मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन यही चाइना कल तक तो अफीम खा के पड़ा हुआ था, ओपियम वॉर में रगड़ के रखा था, आप जानते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और कितने बड़े बड़े प्रदेश इन यूरोपीय और ब्रिटिश समुदाय ने कैप्चर कर लिया। होल ऑफ साउथ अमेरिका पोर्चुगीज एंड स्पेनियर्ड्स, होल ऑफ नॉर्थ अमेरिका ब्रिटिश, फ्रेंच एंड अदर्स दे कैप्चर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कितना बड़ा एरिया, साउथ अफ्रीका कैप्चर करते गए इसी 17वीं 18वीं शताब्दी में। ये था एक नया भयावह रूप इंपीरियलिज्म का जो पहले नहीं देखा गया था, पहले कभी नहीं देखा गया था। जूलियस सीजर भी इनके सामने फेल थे। सिकंदर तो कुछ भी नहीं, तो खाली लुटेरा जैसा आया चला गया लूट गया। ये तो बच गए, और बच करके प्रॉपर दोहन किया, आर्थिक दोहन किया, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दोहन किया। खैर, इसके अलावा एक शब्द और इंटरेस्टिंग है जो इस पीरियड में आपको मिलेगा कि कॉलोनीज को कहा जाता था प्लांटेशन, जावा प्लांटेशन, नीलगिरी प्लांटेशन, जूट प्लांटेशन, नहीं, इंडिगो प्लांटेशन। What do you mean by plantation? What was the knowledge of plant doing there? Was botany to play a role? हमारे यहाँ क्या ज्ञान था प्लांट्स का जो कि उनके फायदे में जा रहा था? प्लांटेशन कहा गया। एग्रीकल्चर कोनोटेशन देखिए, इतनी बड़ा जमींदारी बन गई ब्रिटिश साम्राज्य में, इतने बड़े ह्यूज जमींदार। बाकी लोकल तो इनके कोलैबोरेटर जमींदार हैं, चाहे राजा बर्धमान हो या राजा बनारस हो या ये हो वो सब। पूरी जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी। कैन यू इमेजिन कि बनियों का एक समूह दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार बन गया, पूरा हिंदुस्तान का मालिक हो गया। कितनी जमीन इसके अंदर आई, कितने रैयत आए, और हमारी क्या स्थिति थी? हम माई बाप कह रहे थे, कंपनी बहादुर, माई बाप, सरकार बहादुर। मुफलिसी उस वक्त भी थी, गरीबी थी, आज भी गरीबी, आज भी सरकार को हम माई बाप करते रहते हैं। गरीबी आप देख रहे हैं, आप अपने जरा सा घर के बाहर निकल आइए, देखिए कि रैयत का क्या हाल है। 200 साल पहले के रैयत तो आज के रैयत में बहुत सारी समानताएं आपको दिख जाएंगी। प्रेमचंद आज भी वैलिड है, फकीर मोहन सेनापति आज भी वैलिड है। जो 150 साल पहले लिखा फकीर मोहन सेनापति को कभी पढ़िएगा, उड़िया के बहुत बड़े महान
उत्तम राइटर हैं, उनका 6 कट्ठा जमीन कभी पढ़िएगा, 1860 में उन्होंने लिखा, बड़ी सत्यता के साथ लिखी। वही बाद में आपको गोदान में मिलेगा। आज भी अगर कोई लिखने वाला हो तो गोदान की सत्यता आज 20वीं शताब्दी में भी लिखेगा, है स्थिति। तो एम्पायर जो है वह पहली दफा हमको इस शब्द के अंदर मिलता है इतनी जबरदस्त ताकत, political, economic, cultural, all kinds of power consolidated gets up in this one word, empire. And it is not dead. Don't think empire is dead. बल्कि हम लोग भी कोलैबोरेटर हो रहे हैं। हमारा स्वाधीन देश भी आत्मनिर्भर बोलता है नहीं? ये सब कोलैबोरेटर है। अब आप बताइए ना, रामानुजाचार्य, मैं तो उनके बारे में पढ़ता रहा हूं, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक रहे हैं, वैष्णविज्म के। अभी उनकी मूर्ति की स्थापना होगी 5 फरवरी को हैदराबाद में। मैं यही हूं, हैदराबाद में। अब मूर्ति बन के आई है चाइना से, 1,500 करोड़ है। आप क्या कर रहे हैं? इससे तो अच्छे मेरे फोर फादर थे, यहीं तो मूर्ति बना लेते थे, चौटाई बनाते थे, रहते थे न भाई रहने। बाबा की मूर्ति में भी गया हूं, हमारी अपनी बनाई हुई है। ये क्या हो रहा है? यह भी इंपायर है, नए किस्म का इंपीरियलिज्म है, और हम सब कोलैबोरेटर हैं, और राजी भागी खुश होकर के, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा हमें भी मिलता है। जैसे मेरे पूर्वजों को द्वारकानाथ टैगोर को मिला था 19वीं शताब्दी में, खूब कमाया द्वारकानाथ टैगोर ने, जहाज का और ये सब का। आप पता कीजिए, उनका इतिहास पढ़िए, लोग जानते थे, समझते थे। तो उपनिवेशवाद बहुत ही, मेरे हिसाब से, मुझे उपनिवेशवाद में दिलचस्पी इसलिए हुई कि मैं तो गांव से आता था। जब पटना कॉलेज पहुंचा पहली दफा, 66-67 की बात है, तो लगा अरे भाई हमें तो कुछ आता ही नहीं, अंग्रेजी 2 लाइन नहीं लिख सकते थे, ना बोल सकते थे। मेरी हिंदी बड़ी अच्छी थी, कविता कर सकता था, लेकिन अंग्रेजी नहीं लिख सकता था। तब पता चला अरे नहीं, ये जो जिसको आप कोलोनिज्म कहते हैं, इंपीरियलिज्म कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं, ये तो मेरे कंधे पे बैठा हुआ है, बहुत बड़ा बोझ है मेरे ऊपर, आपके ऊपर भी। आई नो इट। तो इस बोझ के तले दबे थे, तो हमने सोचा चलो इसका पढ़ के देखते हैं। फिर लगा कि आखिर इस बोझ से उबर कैसे सकते हैं? तो वह आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही उबर सकते हैं। जब तक अपने यहाँ विज्ञान की तरक्की न करेंगे, वैज्ञानिक सोच, तो ये मत समझिए कि साइंटिफिक टेम्पर कोई नेहरू जी ने इजाद किया था, ये नहीं है। ये गलत सोचना है कि साइंटिफिक, आजकल वैसे गाली देने की परंपरा है, लोग देते रहते हैं, करते रहिए, हम क्या कहें। लेकिन साइंटिफिक टेम्पर तो हमारे संस्कृति के मूल में है। हमारी संस्कृति ने बराबर युक्ति की बात की है। वेदों में संशय की बात की गई है, सस्पिशन की बात की गई है, सवाल पूछने की बात की गई है। कौंतेय ऋषि सवाल पूछते हैं। हमारे कई परंपराएं हैं, चारवाक की और भी परंपराएं हैं, जिसमें सवाल बहुत पूछे गए, जिनको आप अभी अवघड़ ये कहते हैं, वो सवाल पूछते रहे, तब उन्हें कई दफा मार्जिन में ठेल दिया गया। हमारे उपनिषद में तो सवाल ही सवाल है, और है क्या? बराबर गुरु और शिष्य परंपरा में संवाद होता है, संवाद ही है, सवाल पूछे जाते हैं, शिष्य सवाल पूछता है। आज संवाद खत्म हो रहा है, तो संवाद खत्म कर दिएगा तब बचेगा क्या? हमारे उपनिषद में संवाद ही है। तो
वैज्ञानिक सोच, संवाद इज वैज्ञानिक सोच, वो बहुत जरूरी है। वो रहेगी तब हम कुछ कुछ इजाद करते रहेंगे। और जो मान लीजिए बाहर इजाद भी हो गया तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी को अछूत नहीं मानता। कोई चीज अगर हार्वर्ड में इजाद हो रहा है, हमें फायदा उठाना चाहिए। चीन में भी हो रहा है, हमें कोई नुकसान नहीं, मैं उसको अछूत नहीं मानता। चीन से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। आदान प्रदान लेने में हम तैयार हैं, लेकिन उस आदान प्रदान में आप कमजोरी के साथ मत कीजिए आदान प्रदान, दब कर मत कीजिए आदान प्रदान। कम्युनिज्म में यही हुआ था कि हमारे पूर्वज दबे हुए थे, हम उनसे ले रहे थे, दे कितना रहे थे, जिसको आप कहते हैं मॉडर्निटी। सोशोलॉजिस्ट लोग मॉडर्निटी ट्रेडिशन इस पे बहुत बहस करते हैं। बहुत सारी चीज हम ले रहे थे, ट्रेन वहां से ले आए, हम टेलीग्राफ ले आए, बहुत चीज हम समझ रहे हैं। अभी भी आप मोबाइल लाते ही हैं बाहर से, तरह तरह के गैजेट, एप्पल का लैपटॉप मैं इस्तेमाल कर रहा हूं अभी। आपने दिया कितना, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमने दिया कितना, इसका होना चाहिए। और देने में कई दफा ऐसा भी मत सोचिए कि खाली ढोल पीटने से बहुत हमारा नाम हो जाएगा। ढोल पीटने से नाम नहीं होता है। विश्व गुरु बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आप विश्व स्तर के छात्र पहले बने। अच्छा छात्र ही तो अच्छा टीचर बनेगा ना। जो अच्छा छात्र ही नहीं टीचर बन के क्या करेगा, वो वैसे ही होगा फिर। तो हमें पहले अच्छा छात्र बनना चाहिए, अच्छे समाज, अच्छे छात्रों का समाज होना चाहिए, जिसमें सवाल पूछे जाए, जिसमें बराबर नई चीजों पे विचार हो, ओपननेस हो, उदात्तता हो। हमारे कुछ पूर्वजों ने इसे दिखाया। 19वीं शताब्दी में तो एक से एक लोग हैं जिनके पास ये उदात्तता थी। महेंद्र लाल सरकार, जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस बनाया, आपके स्वयं स्वामी विवेकानंद, कितने सवाल पूछते हैं और बहुत ही सटीक उनके उत्तर। अटरली मॉडर्न आदमी है वो। ये मत समझिएगा, ही इज नॉट ए थियोलॉजियन, नो, ही इज एन अटरली मॉडर्न मैन। और कोई द्वेष नहीं है, कोई घृणा नहीं है, वेस्ट के प्रति उनकी घृणा नहीं है, अमेरिका के प्रति कोई घृणा नहीं। वहां जाकर कितने साल रहे वहां, बल्कि अमेरिका ने उन्हें बनाया यहां आकर के मिशन की स्थापना कर सके। कहीं उनकी नहीं। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आपको 19वीं सेंचुरी में मिल जाएंगे, जिन्होंने अपनी कमजोरियों को समझने की कोशिश की, बेबाकी से उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद निर्माण की बात की, निर्माण की बुनियाद रखने की बात की। ऐसे बहुत सारे। आप बनारस से हैं, आपको पता ही है मालवीय जी से ज्यादा मॉडर्न कौन होगा। चंदन टीका, पगड़, ब्राह्मणत्व सब के बावजूद उनमें कोई बाउंड्री नहीं है, बहुत ओपननेस है। और अपने वक्त से इतना आगे हैं कि सोचिए उस जमाने में उन्होंने 100 साल पहले, हाँ 100 साल हो गए, 100 साल पहले उन्होंने माइनिंग डिपार्टमेंट खोला। आप बताइए, तकनीक है ना, कितना आ गया। माइनिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग की बात की। हमारा इंडिजिनस मेडिसिन को भी प्रमोट किया, आयुर्वेद को भी, मॉडर्न मेडिसिन को भी किया, दोनों को साथ रखा, दोनों को बनाया। आजकल प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, बीएचयू तो प्राइवेट एफर्ट से ही ना बना। 4 आना से 4 लाख तक चंदा लिया उन्होंने, प्राइवेट नहीं था, कमर्शियलाइजेशन नहीं था। आज प्राइवेट के नाम पे कमर्शियलाइजेशन है, पैसा है, फर्क बहुत हुआ।
हमने तो महामना को भुला दिया। आप उनका इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन रिपोर्ट है 1918 का, उसमें उनका डिसेंटिंग नोट पढ़िएगा, 100 पेज का, अद्भुत, आज से 104 साल पहले लिखा गया था। आज भी वह उतना ही उपादेय है जितना उस वक्त था। स्वतंत्र भारत में 70 साल के स्वतंत्रता के बाद मालवीय जी का डिसेंटिंग नोट पढ़ा जाना चाहिए। अमल तो खैर बहुत दूर की बात है, अमल क्या करेगा कोई, क्योंकि वो है ही नहीं, वो सोच ही नहीं। अब तो बस एक ही चीज है कि जो जितना ताकतवर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बेच दो, उसी को दे दो, वही चलाएगा, हम ना चलाएंगे। मालवीय जी कुछ बेचने नहीं गए थे। मैं कमर्शियलाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं, कॉमर्स होना चाहिए, मैं मानता हूं, मुनाफा भी होना चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन उसी प्रेरणा पे पूरा समाज आप नहीं बना सकते। मुनाफे का समाज कैसा होगा? तब तो वो कॉलोनियल समाज हो, कॉलोनाइजर में आप में फर्क क्या, वो यही हो गया। नेपोलियन कहता था इंग्लैंड को कि बनियों का देश है, ठीक कहता था, मुनाफे का समाज था, मुनाफा दूसरी जगह से लेता गया, हमें तो बर्बाद कर दिया, और आज भी हम उससे नहीं निकले। अब हमें बहुत खुशी होती है लोगों को ये बताने में कि मेरे यहाँ 50 बिलियनियर फोर्ब्स की लिस्ट में आते हैं। शर्म आनी चाहिए जो ऐसा बोलते हैं, सोचते हैं कि इनको बिलियनियर्स हैं इनके पास। मालवीय जी बिलियनियर्स नहीं देखने गए थे, उस समय भी थे, बिरला उस समय भी थे ना, बिरला भवन तो बना ही, लेकिन मालवीय जी के अपने पांव मजबूत थे, ये आप जानते हैं। हाथ फैलाना भी आसान काम नहीं है, बहुत ताकत लगती है हाथ फैलाने में। मांगना, वो भीख मांगते थे, उसके लिए बहुत ताकत थी उनके पास। आज कौन मांगने वाला है? देखिए, आज तो लूट है, चाहे वो सरकार हो या व्यापारी, दोनों। तो इस वजह से हमें उन लोगों से सीखना चाहिए, और ये कशमकश पिछले 300-400 साल में आई है, पहले ना थी इतनी बड़ी लेवल पे, चाहे वो मुस्लिम शासन काल हो या अन्य किस्म का शासन काल हो, किसी भी शासन काल में इतनी बड़ी कशमकश नहीं थी। पॉपुलेशन भी छोटा था, बहुत कम लोग थे। अब विराट पॉपुलेशन में ये कशमकश बढ़ती चली जा रही है, ये डिकोटॉमी कशमकश जो बढ़ रही है, तो हमें इस पर ध्यान देने के लिए कम्युनिज्म की खराबियों के बारे में समझना चाहिए, न्यू कम्युनिज्म को भी समझना चाहिए, और विज्ञान को आत्मसात करना ही होगा। विज्ञान हमारी सांस्कृतिक पूंजी है, ये कोई वेस्ट की पूंजी नहीं है। ये मत समझिए कि खाली न्यूटन और डार्विन विज्ञान कर रहे थे, हमारे यहाँ भी पूंजी रही है यार। हमारे यहाँ केरल में मैथमेटिक्स स्कूल बहुत स्ट्रांग रहा है। हमारे यहाँ केरल के नीलकंठ ने 16वीं शताब्दी में कहा कि सारा ज्ञान जो होता है वह रूटेड है, वह जो है वो अगम नहीं है, वह युक्ति मूलक है। युक्ति मूलक शब्द का इस्तेमाल चरक संहिता में आप देखेंगे, शरीर मूलक ज्ञान है। हर कोई युक्ति की बात करते हैं हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है। अंधविश्वास खाली नहीं है हमारे यहाँ, खाली हमारे यहाँ घंटी डुलाने की बात नहीं है, उससे ज्यादा रही है हमारी सभ्यता, कहीं ज्यादा रही। आप उसको पहचानिए और उसके हिसाब से समाज का निर्माण होना चाहिए, शासन तंत्र का निर्माण होना चाहिए, और व्यथा के इतिहास में न पड़े, क्योंकि अगर इफ वी स्टार्ट लिविंग इन द पास्ट,
we are finished, we are doomed. We have to think of the future. Learn from our mistakes, which 18th century Ramchandra Pant committed, which many others later also committed. और उसके बाद निर्माण का काम होना चाहिए, निर्माण चलता रहेगा। बहुत धन्यवाद। एम्पायर पे और बहुत कुछ हम बात कर सकते थे, कंपेयर कर सकते थे डच ईस्ट इंडीज से, स्पेनिश इन्वेजन इन लैटिन अमेरिका से, फ्रेंच इन इंडोनेशिया से, डच इन ओपनिंग ऑफ जापान से। जापान भी ट्रेडिशनल सोसाइटी रहा, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया और अपनी शर्तों पे संभाल लिया। बम गिरने के बावजूद, नागासाकी के बम गिरने के बावजूद अपने शर्तों पे अपने को खड़ा किया। अब मॉडर्न बने, मॉडर्न सोसाइटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद देयर ओन कल्चर, दोनों को संभाल करके पड़ा। तो इस तरह से संभव है और हमें कोशिश करनी चाहिए इतिहास का को सही परिप्रेक्ष्य में रख कर करके विज्ञान के इतिहास, ज्ञान के इतिहास, तकनीक के इतिहास, इन सबों पर थोड़ा अगर हम ध्यान दें, बशर्ते कि खाली राजनीति का इतिहास, तोड़ फोड़ का इतिहास, द्वेष का इतिहास, फलाने ने हमको, उसके परदादा ने मुझे गाली दे दी थी, तब हम उसको छोड़ेंगे नहीं, करो, इसका तो कोई अंत है नहीं। दोनों मरोगे, दोनों डूबोगे। लोग हंसे रहे बाहर में, बाद में लोग हंसी रहे। जब वायरस में लोग मर रहे हैं, यहाँ एक छोटा छोटा देश भी, भूटान और बांग्लादेश भी हमको ऑक्सीजन बेच रहा था, बताइए। और आप कह रहे हैं कि हम गोबर लगा के बहुत बढ़िया हो जाएंगे। लगाओ गोबर, ऐसे थोड़ी होता है। गोबर की अपनी जगह है, मैं पंचगव्य के बिल्कुल फेवर में हूँ, उसकी अपनी जगह, उसकी अपनी महत्ता है। उसको ऐसे मत लीजिए, उसका मजाक मत बनने दीजिए। रत्न अपनी जगह है, वह अपनी जगह है। ये यहीं पे मैं बात खत्म करता हूँ। किताबुल हिंद जो लिखा था अलबर्नी ने, उसने लिखा कि हमें बड़ी मुश्किल होती है ब्राह्मणों से कैसे आर्ग्यू किया जाए। तो हिंदुस्तान में दिक्कत क्या है कि यहाँ पे रत्न गोबर से मिले हुए हैं, रत्न और गोबर दोनों एक साथ हैं, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो हमें भी रत्न को सोचना चाहिए। हमारी सभ्यता में बहुत सारे रत्न हैं, हमारे समाज में बहुत रत्न छुपे हुए हैं। उन रत्नों को निकालिए, उनको सजाइए, संवारिए, उनको आगे बढ़ाइए और फिर देखिए कि हमारा फ्यूचर है, इसमें दो राय नहीं। यह बहुत ही सोच समझ वाला समाज रहा है हमेशा से, ऐसा नहीं। हमारे हर वर्ग जो पहले प्रबुद्ध नहीं था, अब तो मौका मिल रहा है उनको। They will produce good technology, good science, lots of good things will come up, provided we encourage them. बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमने बहुत वक्त ले, पूरे 1 घंटा, सॉरी, ज्यादा वक्त ले लिया। आप अगर 2-4 सवाल चाहें तो पूछ सकते हैं, वरना बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपने जो ज्ञान दिया उससे हम सब बहुत ज़्यादा ही उससे हमको बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिली। और अब मैं इस आभासी पटल पे जुड़े हुए लोगों से ये मेरा निवेदन है कि अगर आपको कोई अगर प्रश्न पूछना हो सर से तो आप पूछ सकते हैं। संक्षेप में अपने प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं। विज्ञान और तकनीकी की क्या देने हैं जो भारत ने विश्व को दिया? बहुत सारी है, बहुत सारी है। ये आप अगर देखेंगे तो हमारे परंपरा में हम आर्यभट्ट ज्योतिष से मेरा मतलब एस्ट्रोनॉमी है, उसी को हम लोग जो ज्योतिष विज्ञान भी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी में बहुत बड़ी परंपरा रही है। और तो छोड़िए, कोई भी
सेंचुरी नहीं गया है, कोई भी जनरेशन ऐसा नहीं है जिसने उस पर टीकाएं न लिखी। आप देखिएगा कि हमारे यहाँ ज्ञान की परंपरा ऐसी रही है जिसमें हर जनरेशन अपने पिछले ज्ञान के ऊपर, उन ग्रंथों पर भाष्य, टीका, टिप्पणी, निघंटु लिखता रहा। और ये अच्छी बात रही हमारी कि हमारी पोलाइट सिविलाइजेशन भी इस मामले में है कि हमने पीछे की चीजों को टोटली डिसमिस नहीं करते थे, हम उनसे उठाते थे, उनकी इज्जत रिस्पेक्ट के साथ उनको रेफर करके उनमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता था, कुछ जमा किया गया, कुछ निकाला गया। और इस तरह से आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी तक, 3rd 4th सेंचुरी से लेके 19वीं शताब्दी तक, 1500 साल तक कितने निघंटु लिखे गए, कितने टीका टिप्पणियां लिखी गई। और ये सिर्फ धर्म के क्षेत्र में नहीं लिखी गई, 3 क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण थे, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और तीसरा हेल्थ, मेडिसिन, तीनों बहुत लिखे गए। और इसको बाहर उसका मान भी हुआ, ऐसा नहीं। कैलकुलस ऑफ कोर्स बाद में कहते हैं कि न्यूटन ने इन पे ज्यादा काम किया, प्रमाणिक काम हुआ, लेकिन कैलकुलस पे हमारे यहाँ भी लोगों ने काम किया, माधवाचार्य 13th-14th सेंचुरी। बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में हम नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म का ज्यादा जोर वाला रहा ना। हमने आपको पहले ही कहा कि कैसे हम यहाँ रह गए, सोशल इंजीनियरिंग आदि शंकरा से लेकर अम्बेडकर तक। तो हमारे कई जो 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 जिन्होंने विज्ञान और इसकी उनकी टीकाएं, उनकी कई चीजें लॉस हो गई। स्मृति, मनुस्मृति पे 50 लिखे गए, वो सब मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ तो पुराना कुरान पे ही हम ऑब्सेस्ड रह गए। हम पुरान और कुरान से निकल नहीं पाए, हमको उससे निकलना था, इससे आगे बढ़ना था। उसको अपनी जगह रहने दीजिए, मैं मना नहीं करता हूँ, मैं कर्म कांड के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कर्म कांड आपको आगे कैसे बढ़ने देगा, उलझा के रखेगा। विचार और सोच में जो तेजी होनी चाहिए थी, जो प्रखरता होनी चाहिए थी, वो कुंठित होती चली गई। इसमें ये कहना कि मुसलमान आए इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। सारे वो आ गए तो आप क्या कर रहे थे? और आप ही के सहयोग से सब चलता था, लेकिन ऐसे रूप में चलाया तो सहयोग मिला थानेश्वर के राजा का, हफ्तों रखा उसको खाना पिलाया थानेश्वर के राजा। ऐसा नहीं है, मौका था हमारे पास, हमने उसका उपयोग नहीं किया। अब शुरू ये नहीं कि यूरोप कर रहा था, यूरोप में भी बुरा हाल थे, पोप के तो बहुत खतरनाक स्थिति थी, कैथोलिसिज्म के खिलाफ उठने में लोगों को बहुत वक्त लगा। हमारे यहाँ ऐसा हुआ नहीं, हमने भाईचारा बना करके और मिलने जुलने की कोशिश की। तो हमारी परंपरा जो भक्ति की परंपरा थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो वैज्ञानिक सोच नहीं थी, लेकिन ये जरूरी है कि भक्ति की परंपरा ने हमें समन्वय करने को सिखाया। समन्वय करने में हम उसमें बहुत बिजी रह गए, उसी में ऑब्सेस्ड रह गए। तो माली चीज, मटेरियल इंजीनियरिंग पीछे रह गया। हमने हिंट दिया ना कि भाई आपका पूजा करते हैं विश्वकर्मा की, किसी डॉक्टर के यहाँ जाइए, कहाँ धनवंतरी मिलेंगे आपको? धनवंतरी तो आपके बनारस के राजा थे। कोई पूछता है धनवंतरी को बनारस में? आप ही बताइए। बिना उनके क्या है, शरीर का ज्ञान तो वही उसमें है, शरीर का विज्ञान ही है उनके हाथ। तो हमने उन सबको निगलेक्ट किया, धीरे धीरे निगलेक्ट करते गए। नतीजा ये हुआ कि विदेशी ताकतें हम पर हावी हो गई। और इसीलिए मैंने कहा कि प्लासी के युद्ध में अगर खुद अकबर भी होते, मुझे तो लगता हार जाते, अशोक होते तो, क्योंकि उनके पास वो कटिंग एज नॉलेज नहीं था, वो बात ही नहीं बनती। क्योंकि वो जिस तरह से आए, अब प्लस घुसखोरी अलग, तो जगत सेठ ने पहले काम कर दिया, आपको पता ही है। आज भी बहुत सारे तख्ता पलट जाते हैं जगत सेठ चाहेगा तो। आज का जगत सेठ कौन है आप जानते हैं? वो जब चाहे तख्ता पलट देंगे ना। तो ये जो हमारे यहाँ तो ये तो संस्कृति हुई, विकृत संस्कृति हुई, घुसखोरी की, पैसा बनाने की, बेचने की, और ऊपर से मूर्ति बना ले। ये तो कोई ये इससे देश कैसे बनेगा?
खैर आगे अगला कोई सवाल। और किसी का नमस्कार प्रश्न है? नमस्कार सर, मेरा एक सवाल है। जी मेरा सवाल है कि सर, जो हमारे यहाँ जो साइंटिफिक ट्रेडिशन थी उसको कॉलोनीज ने में डिस्टर्ब करने का प्रयास क्या नहीं हुआ? और जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर था, तो मैं हार्वर्ड को जब पढ़ रहा था तो यहाँ का एक इंदौरी कंपोस्ट जो है वो पूरे यूरोप में इवन यूज हो रहा था, बट उसको भारत में जो है ब्रिटिशों ने अनुपयोगी बना दिया, और जो है इनऑर्गेनिक फार्मिंग की जो ट्रेडिशन थी उन्होंने लाया। तो साइंटिफिक ट्रेडिशन को डिस्टर्ब करने की भी पॉलिसी नहीं रही है क्या? बिल्कुल रही, 100% रही है। अरे भाई तो वो तो फिलांथ्रोपी करने नहीं आए थे। कोलोनिज्म इज नॉट फिलांथ्रोपी। वो कोई उपकार करने तो आए नहीं थे, वो तो दोहन करने आए थे। तो जब दोहन होगा जहाँ, तो वहां आपकी चीजें, आपकी अच्छाइयों को दबा दिया जाएगा। हमारे यहाँ तो थी ट्रेडिशन, बहुत चीजों में थी जिसको दबाया। आयुर्वेद को दबाया। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में फायदे नहीं थे। अरे आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन में कितना का फर्क है। टिल 19th सेंचुरी, टिल द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कम्स, लुई पास्चर का, उसके पहले तो दोनों सिमिलर है। ग्रीक के भी 4 ह्यूमर है, हमारे 3 ह्यूमर है। दोनों में बहुत फर्क। यूनानी में कोई फर्क नहीं। उनके मेरे त्रिदोष हैं, उनके 4 दोष हैं। बहुत सारी चीजें हमारी उन्होंने दबा दी, उसको कहा नहीं ये बुलशिट है। होता क्या है कि जब कोई आपके ऊपर राज करेगा तो वो राज करने के लिए उसके बहुत जरूरी है ये बताना उसको कि तुम जो सोचते हो वह सब गलत है। मैं तुमको सही दे रहा हूं, मैं सही कानून ला के दे रहा हूं। पेनल कोड दिया, आज भी आप पेनल कोड यूज कर रहे हैं। मैं तुम्हें ये दे रहा हूं, मैं जज बना रहा हूं, सदर अदालत, मैं सदर अस्पताल बना रहा हूं। आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में ये सारी चीजें बनी। कॉलोनिज्म का एक सिंपल डेफिनेशन आपको मैं बताता हूं। ए टेल्स बी दैट बी नोज बेटर देन बी नोज हिमसेल्फ। ए जो कॉलोनाइजर है, जो प्रॉस्पेरो है, वो कहता है एरियल को या बी को कहता है कि तुम अपने आप को नहीं जानते हो, तुम बच्चे हो, हम तुम्हारी समझते हैं, सब बढ़िया, हम तुम्हारा फायदा करेंगे। और इस तरह से हमारी बात तुम मानो। इसको पैटर्नलिस्टिक राज कहते हैं। आप बालक हैं। हमारे पूर्वजों को यही कहा गया। एशियाटिक सोसाइटी बनाया कलकत्ता में। विलियम जोन्स ने कहा, ओ एशियाटिक्स, दे आर मियर चिल्ड्रन कंपेयर्ड टू अस। मैकॉले ने लिखा कि भाई ये इनका पुराण में जो ज्योग्राफी है, जो इनकी समझ है दूध दही और क्षीर सागर की, उसको तो कोई इंग्लैंड के गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में भी लड़कियां हंस देंगी। अगर लड़कियां आपके ऊपर हंस दें तो ये बहुत बुरी बात है। तो ब्रिटिश गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल भी हमारे पौराणिक कॉस्मोलॉजी, जियोग्राफी पे हंसेगी। जैन जियोग्राफी देखिए, मेरू पर्वत है, पता नहीं कितनी तरह के उनके अपने विचार थे। डिसमिस तो करेगा ही मैकॉले। ये राज करने ना आया जी, तो डिसमिस किया, हमने उसे एक्सेप्ट किया। हाँ, सभ्य बनाने का सिद्धांत आप ठीक कहते हैं, व्हाइट मैन्स बर्डन। अरे क्या बर्डन है, वो तो खुद ही असभ्य था, हमें सभ्य बना रहा है। बताइए, they were crude, they had the power, they had the technology, they had the bombs, they had the top, the cannon, they could finish us, they could control us. किपलिंग पढ़िए, किपलिंग ने बहुत अच्छा लिखा कि पहले हम बम तोप लेके गए, पहले मारा सबों को, और जब शाम हो गई, जब तोप ठंडे हुए, तो हमने उनके बच्चों को बुलाया कि आओ स्कूल ज्वाइन करो, हम तुम्हारे लिए स्कूल खोल रहे हैं, आओ पढ़ो मेरे यहाँ, बनारस संस्कृत कॉलेज में हम तुम्हें संस्कृत पढ़ाएंगे, आओ। हमारे पंडित गए पढ़ाने, आपने नाम सब सुना होगा, 1780 के लोग, पैसे मिलते थे, ज्वाइन किया उन्होंने, तो वो हमें पढ़ाने आए। हम क्या पढ़ाएंगे? अब कहने को आप ढोल बजाते हैं आज भी कि हम विश्व गुरु हैं।
इंस्टीट्यूशंस खोले उन्होंने, जिसको आज भी हम नहीं मेंटेन कर पाए। भव्य स्मारक है वो सब, आज भी हम नहीं मेंटेन कर पा रहे। जो भी हो, तो इस तरह से यह आप देखेंगे कि उन्होंने हमारी कई चीजों को तोड़ने की कोशिश की, वो नेचुरल था और हम टूटते गए। उसकी एवज में हमने भी अपने इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश की, बनाए, मालवीय जी ने बनाया। अब सवाल यह कि क्या उस समय की 1930 की जो प्रखरता थी, क्या हम 2030 में उसको संभाल पाएंगे? ये सवाल पूछिए आप। 1920 और 30 का 40 का जो BHU है उसका इतिहास निकालिए, देखिए कि अभी 2020 और 2030 में क्या वो कटिंग एज नॉलेज है, या वो जज्बा है, वो इमोशंस हैं तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। परमात्मा आपको सुखी रखे, तरक्की दे। लेकिन अगर नहीं है तो उस पर विचार कीजिएगा, क्यों नहीं। खाली अंग्रेज को गाली देने से कोई फायदा नहीं है। तो क्या कीजिए, वो तो डेड हो गया, लूट लिया, चला गया। बहुत लोग कितना दीजिएगा, गजनी को देते रहिए, ना गोरी को दीजिए, ना क्लाइव को दीजिए, ना पेंटिंग को दीजिए। हाउ डज इट मैटर? उसमें आप जी नहीं सकते, उससे आप भविष्य नहीं बना सकते। भविष्य निर्माण के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी ताकत, अपने पांव को मजबूत करें, उनसे सीख के उनका फायदा उठाएं। भविष्य निर्माण के लिए मैं समझता हूं नजदीकी इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। नजदीकी इतिहास जिसमें विवेकानंद, मालवीय, सैयद अहमद जैसे लोग हैं, उनको देखिए और ज्यादा झमेले में मत पड़िए। सो आगे बढ़ने की कोशिश की जाए, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सम्यक सोच के साथ, सम्यक विचार, सम्यक सोच, और जिसको मैं बराबर कहता हूं सम्यक सोच ही वैज्ञानिक सोच है। वैज्ञानिक सोच कोई लेबोरेटरी से नहीं ओरिजिनेट करता, समाज से ओरिजिनेट करता है। यहां सम्यक सोच होगी, वही वैज्ञानिक सोच है, जो गौतम बुद्ध ने कहा, सम्यक। थैंक यू। सर प्रणाम। हेलो जी सर प्रणाम। मेरा एक बालमन जिज्ञासा रूपी प्रश्न है कि प्राचीन भारत में हम लोग धातु विज्ञान, खगोल और चिकित्सा रूपी बहुत उन्नत थे, ऐसा तो सिद्ध है, कई ग्रंथों में भी है। लेकिन पिछले 1-2 वर्षों पूर्व इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच से शायद ऐसी बात कुछ सरकारी मानिंद लोगों द्वारा की गई, जैसे विमान प्रौद्योगिकी को लेके कि हमारे पास पुष्पक विमान का ज्ञान था और टेस्ट ट्यूब बेबी कौरवों के होने को सिद्ध करता है। तो ऐसी बातों को लेके बड़ा परिहास का माहौल पूरे देश में रहा है। तो मेरा मानना है कि क्या इसे ऐतिहासिक सत्यता की कसौटी पे कसा जा सकता है, अथवा ऐसे कोई ग्रंथ हैं क्या जिनमें इनकी पुष्टि की जा सके? सर देखिए, अभी तक तो ऐसी नजर में नहीं आए हैं, आपको अर्ना जी भी बताएंगे। अगर हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी उसको मानने में, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं है तो पुष्पक विमान का जहां तक सवाल है, ये कई चीजें आप रादर इसको देखिए एज ए पीस ऑफ लिटरेचर। हमारे यहाँ कितने लोग आप इस बात को तवज्जो दीजिए, इसकी तारीफ कीजिए कि हमारे पूर्वज ऐसी कल्पना कर सकते थे, इतनी सुंदर कल्पना करते हैं। क्या बुरी बात है इसमें? था, उड़ाते थे, ठीक है भाई। मैदानव ने बनाया, मैदानव इंजीनियर, लंका का है हुआ, रावण का है। आज तो आप नहीं बना रहे हैं, आज तो आप 9,000 करोड़ का अमेरिका से बनाए, 2 आदमी उस पर उड़े रहा बस। हम मना नहीं करते, उड़ो, हम न मना करें, हम थोड़ी उड़ रहे हैं। हम तो ऐसे आपकी तरह हम भी गरीब हैं, पढ़े जरूर हैं, 50-60 साल हो गया हमको पढ़ते लिखते, सो व्हाट। अब पहले के तो थे भी तपस्वी, तो सुनते थे कि भाई इतनी ताकत होती थी कि उड़ जाते थे, चले जाते थे, कहीं आ जाते थे। हम तो ऐसे है नहीं, हमारे पास तो कोई ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, बिल्कुल जीरो से शुरू हुए, जीरो पे हम अंत हो रहे हैं। हम मानते हैं इस बात में, लेकिन जिसको उड़ना है उड़ो 9,000। हम तो इतने भर जानते हैं कि मैं दानव ने जो बनाया था वह भगवान राम का नहीं था। भगवान राम स्वयं पैदल लड़े थे,
और आखिर वक्त में मायावी से लड़ने के लिए उनको इंद्र ने रथ उधार दिया था राम, आपको पता होगा। तब उनसे लड़ने के लिए रथ पे चढ़े। हमारे पूर्वज तो रथ विहीन रहे हैं, तब भी तरक्की की, तब मर्यादा पुरुषोत्तम थे। पुष्पक विमान रावण के पास था, राम के पास नहीं था। हम तो राम की आराधना कर रहे हैं ना, उनकी बात सोचिए। तो इस तरह की कहानियों को इसको मत जाए आप। बहुत चीजें होंगी, उसकी पुष्टि तो नहीं हो सकती। ये आस्था का सवाल है। आस्था को कभी भी विज्ञान में मत घसीटिए, नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। विज्ञान भी दूषित होगा, आस्था भी दूषित होगी। क्यों दूषित करना? मत दूषित कीजिए, दोनों को गड़बड़ करना है। इसीलिए ये सब नहीं सोचने का। बहुत सारी चीजें हुई। हमारे पूर्वज कितने फर्टाइल थे कि जो इमेजिन करते थे। अब हम क्या ग्रीक भी करते थे? हमसे पहले, पुराण से बहुत पहले ग्रीक में है ना भाई, वहां भी कोई उड़ता है, कोई तैना है, जीएस है, मिनर्वा है, कितनी देवी देवता है वहां। वो भी वैसे ही आधे पशु हैं, आधे पक्षी हैं, हर तरह के। और सिविलाइजेशन में ऐसा होगा, इसका आनंद लेना चाहिए, उसको कंफ्यूज नहीं कीजिए विज्ञान से, एकदम नहीं, वो गलत होगा। और इसीलिए परिहास लोग कर देते। हमको बहुत दुख हुआ इस परिहास, क्योंकि मैं मानता हूं, मुझे पुष्पक विमान का आइडिया बहुत पसंद है। हम मानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा सोचा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बनाया या नहीं बनाया हूँ, आप क्या परेशान हो रहे हैं? सोचा यही कम बड़ी बात है, लिखा गया है उसके ऊपर। हमारे प्रभु तो पैदल ही रहे, उनका नहीं था पुष्पक विमान ना। बात जीतने के बाद वापस आए, वो भी विभीषण ने उनको लिफ्ट दिया है ना, गलत कह रहे हैं। तब आप बहुत चीज छोड़ देते हैं, आधी पकड़ करके कह दीजिएगा कि ये सब। कभी आस्था को भी नहीं दूषित करना चाहिए, और विज्ञान को तो बिल्कुल नहीं दूषित करना चाहिए। महामूर्खता होगी, इसीलिए लोग हंसते हैं। हमने पहले ही कहा कि गोबर की भी मेरी नजर में सैंक्टिटी है। गोबर तो अच्छी चीज है, इसमें कोई शक नहीं। काव डंग से जैसो निपा पोती हम बचपन में अपने किए, गाय भी पालते थे, खेती में उसका उपयोग होता है। हम पंचगव्य के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप रत्न की बात कीजिए ना। आप उसी को सुड़कने लगिएगा, नहाने लगिएगा, तो ऐसा पागलपन का तो कोई बात नहीं। उससे तो कोरोना नहीं जाएगा। हमको तो अभी हुआ हम एक हफ्ते से भुगत रहे हैं, हम समझ रहे हैं, तकलीफ है हमको, फिर भी आपसे बात कर रहे हैं। तो ये कभी दोनों को दूषित मत करें। यही दूषण पॉलिटिक्स वाले करते हैं। नतीजा ये है कि उनको वोट मिल जाएगा, देश और सातल में चला। तुम तो ले लियो वोट, देश विदेश को तो रसातल डाल दो। यही पहले भी हुआ। राजा बलि इतने धार्मिक थे, बलि से धार्मिक कोई मिलेगा? हर चीज दान देता था। उनको वामन देवता ने रसातल में भेज दिया, दानों ले लिया, डाल दिया उसको, पता लिया। वैसे ही होगा, आपसे सब कोई दान ले लेगा, वो आपको भेज देगा रसातल। आप जाइए पता लो। यही स्थिति देश की स्थिति हो गई, आर्थिक स्थिति हो गई, सब हम लोग परेशान हो गए। रसातल में क्या दान हमने दिया। चलिए आगे, माफ कीजिएगा, लेकिन मेरी बहुत सारी बातें सारगर्भित हैं। और वो अभी जो मेरी नई किताब आई है, वो पढ़ के देखिएगा, तब खबर अमेज़न पे टाइप कीजिएगा, आखिरी खबर आ जाएगा, हिंदी अंग्रेजी जब में भी कीजिएगा। धन्यवाद। और सर प्रणाम सर, मैं मोहन बोल रहा हूँ सर। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि जो ज्ञान है, विज्ञान है और संवाद की जो परंपरा है, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में एजुकेशन सिस्टम के तहत ट्रांसफर होती है जी। तो ये जो पुरानी जो हमारी ज्ञान, विज्ञान और संवाद की परंपरा थी, अब तक हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिक्कतें आ गई जिसकी वजह से हम उस परंपरा को अब तक कंटिन्यू नहीं कर पाए? हाँ, दिक्कत आई है एजुकेशन सिस्टम में, बहुत बड़ी दिक्कतें आई। एक तो पर्पस ऑफ एजुकेशन हमने गलत कर दिया। अंग्रेजों ने हमें कैरेक्टरलेस बताया ना, क्योंकि उनको राज करना था। तो राज करने के लिए हमें कहा कि तुम तो बच्चे हो, तुमको कैरेक्टर नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पर्पस ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर फॉर्मेशन, चरित्र निर्माण। हमने उसको इंटरनलाइज कर लिया।
कहीं भी उपनिषद में आप नहीं पाएंगे कि चरित्र निर्माण हो रहा है, मैं की बात की जा रही है, या ये वेदों में नहीं है। स्टूडेंट को टीचर जो है बराबर अपने समकक्ष ऊपर रखेंगे, बहुत इज्जत से। पर्पस ऑफ एजुकेशन जो है वो चरित्र निर्माण नहीं है खाली, पर्पस ऑफ एजुकेशन कहीं ज्यादा ब्रह्म ज्ञान है, कि अल्टीमेट रियलिटी जानना, ट्रूथ जानना है, रियलिटी, चाहे फिजिकल रियलिटी हो, भौतिक रियलिटी हो, अलौकिक लौकिक किसी किस्म की रियलिटी हो, रियलिटी की बात की गई। ब्राह्मण शब्द का मतलब वही ना, तो जात नहीं है ब्रह्म, ब्रह्म कोई जात तो है नहीं, ब्राह्मण कोई जात है, रियलिटी। तो जब आप जैसे उसको जानना की कोशिश कर रहे हैं, वो तो बहुत बढ़िया था। बाद में हमने वो सब खत्म करके अंग्रेजों के भी चक्कर में अब कैरेक्टर फॉर्मेशन हो गया। अब कैरेक्टर फॉर्मेशन में क्या मतलब है? आप क्या पैदा हुए थे कैरेक्टरलेस पैदा हुए थे? आप कैरेक्टर पैदा हुए थे? नहीं ना। आपको चरित्र मान बनाने वाले, अरे हमारा अपना चरित्र का ठिकाना ही नहीं, वही बनाते रहे, यही बहुत। क्योंकि जब जब स्वामी विवेकानंद खुद जब विद्यार्थी थे तो बहुत सारे जब सवाल अपने प्रोफेसर से वो किया करते थे प्रेसिडेंसी कॉलेज में, तो उनके प्रोफेसर थे जिनका मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, वो कहते थे आप दक्षिणेश्वर मंदिर में एक पुजारी हैं स्वामी परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस जी, उनसे आप जाके इन सवालों का जवाब दीजिए। और वहीं से स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण परमहंस से संपर्क होता है और वो उस लेवल तक पहुंचते हैं। देखिए, परमहंस अद्भुत दार्शनिक थे, ये मत समझिए वो पुजारी थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। और उनका ज्ञान जो था अनुभूति बेस्ड ज्ञान था। ज्ञान भी कई प्रकार का होता है, एक होता है एक्सपीरियंशियल नॉलेज, जिसको कहते हैं अनुभूति से होता है, और कुछ ज्ञान जो है किताबी है, जैसे हमारा हो गया बुकिश, इधर उधर से कहीं कहीं का रोड़ा जोड़ दिए। कुछ लोगों का ज्ञान जो होता है वह इस्लाम में भी माना गया है, कुरान विच इज रिवील्ड नॉलेज, बुरहान विच इज एक्वायर्ड नॉलेज, जो एक्वायर करते हैं, इरफान विच इज रियलाइज नॉलेज। बुद्धिज्म में भी निर्वाण क्या है? रियलाइज नॉलेज। बुद्धा को रियलाइज नॉलेज मिला था, है ना। वो ज्ञान नहीं था बुद्ध के पास, रियलाइज आत्मज्ञान, आत्मदीपो भव जी। तो ये कई किस्म से ज्ञान होता है। तो जब ये परमहंस स्वयं जो है वह अनुभव से, एक्सपीरियंशियल नॉलेज है उनका, और ऐसा नॉलेज है कि उनकी सारी दीवारें, सारे हद टूट गए। वो परमहंस है, वो हंस की कोई दीवार नहीं होती, कोई सीमा नहीं है उनकी, समझ रहे हैं? कोई सीमा नहीं। तो इस वजह से, और विवेकानंद उनके शिष्य ही हैं, उनके गुरु नहीं बन सकते थे, क्योंकि विवेकानंद स्वयं वैसी अनुभूति के स्तर तक ना पहुंच पाए। ये आप जान लीजिए। वो जाके कहते थे, पूछते थे कि गुरुदेव आपको तो काली माँ दर्शन देती, हमें क्यों नहीं देती, हमें भी दिखा दीजिए। तो वो हंसते थे, कहते थे तुम्हें नहीं देगी। हाँ, विवेकानंद बहुत मजाक उड़ाते थे अपने गुरु का भी, और अब गुरु हंसते थे, कहते थे आस्था में सवाल नहीं उठाया जा सकता। एक चीज और बता दें, विवेकानंद परमहंस को थ्रोट कैंसर हो गया था कम उम्र में, किसी वजह, तो उसका इलाज कर रहे थे महेंद्रलाल सरकार। महेंद्रलाल सरकार उस पर आपके ही हिस्ट्री डिपार्टमेंट के ध्रुव सिंह ने एक आर्टिकल अच्छा लिखा है, मैंने पढ़ा हूँ, वो भी मेरे विद्यार्थी रहे हैं। खैर, तो महेंद्रलाल सरकार एलोपैथ 1850 के प्रोडक्ट है मेडिकल कॉलेज के, बाद में वो होम्योपैथी में चले गए। अब बाद में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस बनाया बनारस में, बनारस को कहते हैं कलकत्ता में, जहां पर बाद में जेसी बोस, सीवी रमन लोगों ने काम किया, बड़े नाम हुआ। तो महेंद्रलाल सरकार उनका इलाज करते थे। महेंद्रलाल सरकार कहते थे कि भाई आप क्या गड़बड़ किए हुए, आपके हिसाब से तो जैसो भौतिक दुनिया कैसे चलेगी, भौतिक जगत कैसे होगा। तो दोनों में बहुत बहस होती थी। तो परमहंस उन पर भी हंसते थे, कहते थे तुम पैंट जूता पहले उतारो तब बात करो, तब तुम्हें समझ में आएगा क्या। ये कहते थे नहीं, ये भौतिकवादी थे। महेंद्रलाल सरकार आखिर तक भौतिकवादी रहे। तो दोनों में बहुत होता था। अब वो इलाज करते थे, और मजे की दोनों की दोस्ती इतनी जबरदस्त थी, वो हमने कोट किया है उनको लंबे सब। अभी आप अगर मेरी ये वाली किताब देखेंगे
प्रथम खबर, तो उसमें हम दोनों के संवाद को हमने बढ़ाया है, हमने लिखा इसके ऊपर। रामकृष्ण और मनलाल सरकार का संवाद अद्भुत है, अद्भुत संवाद, एक अलौकिक एक लौकिक, फिर भी दोनों मिलजुल रहे हैं, बात कर रहे हैं। आजकल का जैसा जमाना नहीं कि इसमें उसको दुश्मन समझ के घृणा करेगा, हेट्रेट करेगा, नहीं, वो नहीं है। लौकिक अलौकिक के बीच में संवाद हो रहा है। और तो और छोड़िए, जब परमहंस गुजर गए, उनके क्रिमेशन का पैसा नहीं था। वो आजकल की तरह बाबा नहीं न थे, वो कोई सदगुरु या बड़का बड़का दवाई बनाने वाला बाबा नहीं थे, कुछ नहीं था उनके पास। तो उस समय 50 रुपए उनके मनलाल सरकार ने खर्च किया। सिर्फ 11 लोग उनके संस्कार में खड़े हुए थे, परमहंस थे, उसमें थे मनलाल सरकार। तो ऐसे लोगों की बात सोचिए, आपका रोआ खड़ा हो जाएगा। ये लोग थे जो कि बहुत जेन्युइन थे, उदात्त थे, जो भारतीय परंपरा के सही ऋषि थे। अब अभी खोजिएगा रमन महर्षि और परमहंस को कहाँ से मिली है, तब कैसा कैसा कौन बाबा कहाँ है, भगवान आप बेहतर जानते हैं भैया, आप तो काशी में रहते हैं, हम तो दूर से ही प्रणाम करते हैं लोगों को, क्या कर सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसीलिए आप ध्यान दीजिए उन लोगों, उन पूर्वजों पर, और उसकी बारीकी से पढ़ कर करके उनका अनुसरण कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बोलिए ना। हाँ, जी बहुत बहुत सुंदर सवाल है आपका। वो ऐसा है कि खाद पानी हम शुरू में बहुत अच्छा दे देते हैं, मेरे स्कूल बड़े अच्छे हैं, कॉलेज तक भी हम किसी हद तक सपोर्ट कर देते हैं, है क्या ना। लेकिन जब अब चूंकि विज्ञान अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स और इतना आगे बढ़ चुका है, इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि इसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए इंस्ट्रूमेंट को लेकर के भी। अब पहले जैसा माइक्रोस्कोप नहीं है, अब क्रायो माइक्रोस्कोप चाहिए, तरह तरह कितने महंगे आ गए, एक 50 करोड़ का है। हमारा देश गरीब है, कहाँ से अफोर्ड करेगा। आप बीएचयू के कई प्रोफेसर मैं जानता हूं कि वो बड़े नामी हैं, दुनिया में उनका नाम रहा। मेरे मित्र कई आपके यहाँ वाइस चांसलर बने, पिछला भी था मेरा दोस्त, क्या नाम है, भटनागर, अभी जैन साहब गए हैं, सब हमारे मित्र हैं, अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं, बड़े लोग हैं ये। लेकिन ये जानते हैं कि यहाँ पे शुरुआत में अच्छी शुरुआत देते हैं। स्कूल लेवल मेरा अमेरिका से बेटर है यहाँ का, है ना। 12 तक 18 ईयर 20 ईयर के एज तक हमने अच्छा सा तेल खाना पानी दिया, खाद पानी। उसके बाद हमारी चूंकि समाज इतना जर्जर है, निर्धन है, कि वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। तो जिसको मौका मिला भागने का निकल गया, और जो निकल करके वहीं बच गया वो ज्यादा बेहतर कर लिया। वापस अगर आएगा, ब्रेन गेन हुआ है कुछ, लेकिन वो ब्रेन गेन में यहाँ पे नौकरी कहाँ है, नौकरी नहीं मिल रही है। आप स्वयं जानते हैं कि किस मुश्किलों से आपको जॉब मिला होगा, और आगे आपके बाकी भाई बहनों को नहीं मिल रहा है कुछ, है ना। आप चाहे 5 पेपर पब्लिश कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। अच्छा, पब्लिकेशन के लिए भी चूंकि इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन इतना कटथ्रोट है, नॉलेज इतना एडवांस कर चुका है, इतनी ज्यादा उसमें लागत की जरूरत है, इतना खाद पानी चाहिए जो आपके पास है नहीं। अब यहाँ पे इतना महामूर्ख सब क्या करता है, इंडियन साइंस कांग्रेस में 2 बुला लेंगे नोबेल लॉरिएट को बाहर से, अरे घूमने चला आएगा। हमको भी कैम्ब्रिज वाला बुलाता है, हम घूमने चले जाते हैं, भाषण देके चले आते हैं, लेकिन उससे थोड़े ही हो गया हम उनके बराबर हो गए, नहीं ना।
तो वो लोग यहाँ आते हैं, घूम फिर के चले जाते हैं। आप उनसे पूछेंगे कि नोबेल प्राइज यहाँ क्यों नहीं मिलता है? अरे नोबेल प्राइज कोई क्या वो सब गाजर मूली है, जहाँ चाहिए उपजा लीजिए? ऐसे नहीं होता है। आप सदियों तक इन्वेस्टमेंट होता है। ये दुख की बात है कि हमारे यहाँ अकेला एक नोबेल प्राइज विनर सीवी रमन 80 साल से साइंस में नहीं मिला। फिर हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे यहाँ की प्रतिभा की कमी नहीं है। नोबेल से मिलते जुलते लेवल के काम यहाँ हुए। एस्ट्रोनॉमी में बेनी बापू हैं और कई नाम हैं, मिलेंगे आपको। मेडिसिन में मिलेंगे, बहुत जगह में नाम मिलेंगे, फिजिक्स में मिलेंगे। मैं बहुतों का अपना कंटेम्प्रेरी इंडिया पे मैं बहुत कम जानता हूँ। ब्रिटिश पीरियड में बहुत नाम थे, जेसी बोस थे, सीवी रमन थे, मेघनाथ साहा थे, सत्येंद्र बोस थे, जिन्होंने आइंस्टाइन के साथ मिलकर और कभी गए नहीं विदेश। कलकत्ता की डिग्री है मेघनाथ साहा, दोनों की डीएससी डिग्री कलकत्ता की है। सत्येंद्र बोस कलकत्ता में रह करके उन्होंने जर्मन भाषा सीखी, आइंस्टाइन के पेपर को समझा, पढ़ा, उस पर शोध किया और आइंस्टाइन को खत लिखा कि हम आपकी बात को ऐसे ऐसे और आगे बढ़ा सकते हैं, जिसको बोस आइंस्टाइन इक्वेशन कहा जाता है, स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, बोसोल। और वो मान्य हुई। दैट शोज के हमारे कितने आगे थे वो। लेकिन आज वो रफ्तार घट गई। आज हम फिर चले गए हैं मध्य युग में, जहां मियां मकबरा बनाता था और हम जो है ताजमहल बनाता था, और हम बड़ा बड़ा मूर्ति बना रहे हैं। बनाइए बनाइए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे आप अच्छा, अनदर थिंग, देयर इज डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। आप अंतरिक्ष में यान भी भेज देते हैं ना, इसका ये मतलब नहीं कि आपका यहाँ साइंस बहुत उन्नत हो गया, नहीं। आपने यहाँ वैक्सीन बनाया, कोविशील्ड वगैरह, फार्मूला ऑक्सफोर्ड से आया, आपका ना है। एक वैक्सीन का फार्मूला हमने अपना बनाया, जिसके लिए मैं भी गौरवान्वित हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। कोवैक्स ऐसी होनी चाहिए ना हमारी चीज। टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन एक चीज है, विज्ञान अलग चीज है, ये फर्क समझ लीजिएगा। टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन अलग होता है, वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप 4 पर 6 पास छोड़ दीजिए, मान ली बात, उससे आप विराट न हो गए। आपके घर के पिछवाड़े में लोग मर रहे हैं, आप अंतरिक्ष यान भेज के क्या कीजिएगा? मंगलयान भेज दिए तो क्या हो गया? आप पिछवाड़े में तो लोग मर रहे हैं आपके, वो न सूझता है, न दिखेगा। तो आपको तो दोनों में तारतम्य लाना पड़ेगा, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, तारतम्य लाना पड़ेगा। तो इसलिए ये आप सही कह रहे हैं कि हमारे लोग थे, वो सब वही रह जाते हैं, ब्रेन ड्रेन हो जाता है। होने दीजिए, कम से कम मेरा ब्रेन ड्रेन, किसी का तो गेन है। हम लोग बीच में अपना छाती पीट लेते हैं कि भाई इंडियन है, इंडियन है। अब इंडियन है नहीं, वो अमेरिकन सिटीजन, ये भूल जाइए। वेंकट रामकृष्णन एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा के एमएससी हैं, उनके फादर वहीं लेक्चरर थे। अगर वहीं पे लेक्चरर हो जाते ना एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में, तो कोई ना नोबेल मिलता, ना एफआरएस मिलता, कुछ ना मिलता। अच्छा क्या चला गया। आज वो रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट रिटायर हुए, आपको पता ही, आपने कि दुख की बात है। लेकिन इसके लिए आपको खाद पानी देना होगा, सरकार को, समाज को तैयार करना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। दिक्कत क्या है कि एक तो ये गरीब देश, मुश्किल से 2 करोड़ आदमी तो टैक्स देता है, टैक्सों कोई न दे, 2 करोड़ तो देता ही है टैक्स, कोई टैक्स नहीं है, पैसा नहीं है। जो पैसा है उसमें वो पुष्पक विमान खरीदते हैं, उससे वो अपना बिल्डिंग बनाते हैं। तो बनाइए, तो काहे नोबेल का बात मत कीजिए, पढ़ाई लिखाई का बात मत कीजिए। पढ़ाई लिखाई तो अब सत्यानाश होना है, हो रहा है, सब प्राइवेट हो जाएगा। आपने देख ही लिया ना कि जियो यूनिवर्सिटी कोई बन गई है और ऑलरेडी उसको दर्जा भी मिल गया कि इंडिया का बेस्ट यूनिवर्सिटी। अभी कोई अता पता उसका है नहीं। अब बीएचयू जो जाएगी रसातल में, जियो बनेगा। आप बताइए क्या देश हुआ, बताइए आप, ये कौन सा बात हुई? हमारे ही आप एमपी हैं, हमारे ही सब कुछ है। ऐसे करने से नहीं हो जाएगा। ये नहीं कि हमारे पोटेंशियल नहीं, आपके बीएचयू में बहुत पोटेंशियल है।
आई नो इट फॉर सर्टेन। साइंस डिपार्टमेंट आपका बहुत बढ़िया है, बहुत सारा साइंस डिपार्टमेंट टॉप है। हम सोशल साइंस की बात नहीं कर रहे हैं। सोशल साइंस में ठीक है, हम 2-4 को डिसमिस कर दें, कोई हर्जा नहीं। मेरा बस चले तो हम बहुतों को डिसमिस कर दें वहां। लेकिन साइंस में बहुत सारे, आप भी जान रहे हैं, मैं तो आपके दिल से बात कर रहा हूँ ना। आप आत्मनिरीक्षण करें, आप स्वयं जानते हैं कि आप क्या है। आत्मनिरीक्षण करें तो आपको खाद पानी देना होगा, समाज को, सरकार को खाद पानी देना होगा, नहीं तो ब्रेन ड्रेन होता रहेगा। होने दीजिए फिर। और हम बराबर 2nd रैंक 3rd रैंक पे रहेंगे, बैक बेंचर रहेंगे, बैक बेंचर रहेंगे। मैं खुद बैक बेंचर था स्कूल में, मुझे पता है कितना कष्ट होता था और आगे आने में कितना कष्ट हुआ, कितना लंबा वक्त लगा। उसके लिए खाद पानी देना होता है समाज को, परिवार को देना होता है। आप क्या लड़कियों को साइंस पढ़ाइएगा? नहीं पढ़ाइएगा। बर्तन कौन मांजेगा? बच्चा कौन देखेगा? लैब जाएगी तो। मैथ्स पढ़ाइएगा? नहीं पढ़ाइएगा। इंजीनियर बनाइएगा? नहीं बनाइएगा। आधी आबादी तो आपकी ऐसे ही चली जाती है रसल खाते में, और आधी में बहुत परसेंटेज जो है वो IIT या जो भी आप BHU के IIT सब पहुंचते हैं, और वो सभी निकल के कंपनी में सब बेचते हैं पकौड़ा, इलेक्ट्रॉनिक पकौड़ा, है ना? वो कोई विज्ञान थोड़ा है। आप ही बताइए, IIT BHU से कितने वैज्ञानिक निकले हैं, जरा पता कर लीजिएगा। हमको तो ना आइडिया है कोई। धन्यवाद। प्रणाम सर। आप छोड़ दीजिए, थक गए सर। एक बार सब, मेरा भी एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करना चाहता हूँ आपकी 2 किताबों से लेके। एक तो जो आपकी जो किताब है विज्ञान तकनीकी और भारत में अंग्रेजी राज, और दूसरी आपने लिखा है त्रिशंकु नेशन। तो अभी जिस पे आप बात कर रहे थे सर, तो उसमें जैसा कि एक पहली किताब में यह है कि अंग्रेजी काल में जैसा जितने भी अन्वेषण कार्य हुए जो सर्वेयर जनरल्स के द्वारा किए गए और तमाम तरह की संस्थाएं जो खड़ी की जा रही थी, वो वास्तव में साम्राज्य को सहयोग देने के लिए किया जा रहा था। वो भारतीयों के लिए जो उस समय की सरकार थी उनकी पवित्रता नहीं दिखती है। उसी तरीके से स्वतंत्र भारत में अगर हम देखें तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिस पे अभी आप बात कर रहे थे, द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटिव सिस्टम इन आवर नेशन, जिस पे अगर हम प्रेजेंट गवर्नमेंट की पवित्रता देखें खर्च करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरे भी तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहाफ ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड अदर टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो हमको दिखता है, वो भी उतना पवित्र नहीं दिखाई देता। वो भी इसी तरह से हम लोगों का अधकचरा एक जो अगर हम कहें कि जो एजुकेशन का जो एक पूरा सिनेरियो सही, जिसपे जितना खर्च होना चाहिए उतना किसी भी सरकार ने नहीं किया है, और केवल वहां की मेरे साथ। तो इसको लेके सर, जैसा कि हम देखते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है या जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम है, उसकी वजह से वास्तव में जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है, या क्या हमारी ये एकदम समाज का हिस्सा बन चुका है इस तरह की कि अलग अलग पार्टियां भी अगर भारत में आए या रूल करने की कोशिश, कोई भी आए, सांपनाथ नागनाथ, नम्मा दूगो है, सांपनाथ है एक नागनाथ, दोनों के साथ प्रॉब्लम है। दिक्कत क्या है, वो उनसे भी बात होती है हमारी, ऐसी बात मेरे मित्र दोनों पार्टियों में है, दोनों जगह है, बहुत तो इज्जत करते हैं, ऐसा देखकर बात होती है कई दफा। तो उनका भी कहना है कि है ही नहीं, रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं, और जो है भी वह बहुत खर्चा आपको पता है डिफेंस पे जाता है, क्योंकि हमारी जो स्थिति है, सामरिक स्थिति भी हमारी बहुत दारुण, इतना बड़ा हमारा जो बॉर्डर है वो बहुत ही हर तरफ से स्ट्रेन पर है, इसके ऊपर बहुत दबाव है, आप जान रहे हैं, चाहे लद्दाख हो या समुद्री किनारा हो, कहीं भी बहुत दबाव है। इसकी वजह से उधर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। तो जब आप उधर खर्च कीजिएगा तो फिर पढ़ाई में कटौती होगी। ये सिंपल सी बात है कि आपके पिताजी के पास 500 रुपए की तनख्वाह है, उस 500 में वो कितना आपकी पढ़ाई में देंगे? नहीं ना, हमारी पढ़ाई में भी नहीं मिल पाता था।
जबकि हम कितना लकी जनरेशन है। मेरा फीस 4 आना था, दीपक कुमार 4 आना महीना में पढ़ाई किया, अच्छी खासी पढ़ाई की, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े। आज नहीं कर सकते हैं, आजकल लोग के पास सारा पैसा जो है उसी से जा रहा है। तो वेलफेयर जो जिसको कहते हैं वेलफेयर स्टेट, वो वेलफेयर स्टेट तो हमारा है नहीं, ये तो एक किस्म का मिलिट्री स्टेट है जिसमें ज्यादा खर्चा पुलिस पे है, होमगार्ड पे है, आपके ऊपर थोड़ी है। आपसे ज्यादा खर्चा पुलिस अफसर के ऊपर है, थाना चौकी पर है, आपके डिपार्टमेंट से ज्यादा पता कर लीजिए कि एक थाना पे कितना खर्चा आता है और आपके स्टेट डिपार्टमेंट में कितना खर्चा आता है नहीं, पैसे नहीं है इनके पास, वो सब इस पे खर्च होता है। इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, वो भी जरूरी है, मैं मना नहीं कर सकता। कहूंगा अगर कुछ बोलूंगा तो कहेंगे आप देशद्रोही है, बहुत खराब बात तो ठीक है, तो इसलिए हम उसमें भी चुप हो जाते हैं। तो ये एक अजीब सांप छछूंदर की स्थिति है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। मेरे नेता का हमारी दोष नहीं देते, मैं स्वयं रिस्पॉन्सिबल। मेरी जब किताब आप पढ़ेंगे, आत्म खबर अभी नई वाली अमेज़न पे टाइप कीजिएगा, अभी आ जाएगी, तो उसमें आत्म खबर में मैंने अपने आप को दोषी माना है, मैं किसी को दोष नहीं देता। 70 साल से तो हम भी देश को देख ही रहे, हम चलाए भी हैं, ऐसा तो नहीं कहिएगा कि हम नहीं, हम भागी नहीं, हमने वोट दिया नहीं, हम स्वयं हैं। आप अपने आप को, पहले बहुत जरूरी चीज है कि आप अपने आप को देश से अलग मत कीजिए, समाज से अलग मत कीजिए, परिवार से अलग मत कीजिए। आप ही हैं सब कुछ, कोई पार्टी विशेष नहीं है, हम हैं। जब आप ओन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप स्वयं कहाँ कहाँ गलती कर गए, कितने दोषी। दूसरों को दोष देने से अच्छा है अपने आप को दोष देना। कितना दूसरों पे करते रहिए, ये तो राजनीति में होता है, करने दीजिए। हम राजनीतिज्ञ नहीं है, राजनीति हमसे है, हम राजनीति से नहीं है, ये फर्क है। तो इसीलिए ये देखो, आपका कहना तो बिल्कुल सही है, गलतियां हुई हैं, फिर भी हमें सीखना चाहिए। 19वीं शताब्दी में हमारे पूर्वज ज्यादा प्रबुद्ध थे हमारे हिसाब से, मुझसे मेरे दादा ज्यादा प्रबुद्ध थे, मैं ये मानने को तैयार हूं। और मैं उनको नहीं, मेरे दादा परदादा बेहतर लोग थे, गुलाम थे जरूर, पैसा नहीं था मानते हैं, लेकिन ईमान था उनके पास। ईमान शब्द समझते हैं ना, ईमान था। आज तो ईमान ही नहीं है। पैसा भले बढ़ गया होगा आपके पास भी, छोटे शहरों में भी पैसा बढ़ गया, ऐसा बात नहीं, गली मोहल्लों में पैसा बढ़ गया, ईमान नहीं। तो वैसे हालत में तो दिक्कत होगी। तो समाज बनाने के लिए तो आपको चाहिए होगा, ईमान चाहिए होगा, तब डिस्क्रिमिनेशन कम होगा। आप जो डिस्क्रिमिनेटरी एजुकेशन कह रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि ईमान घट गया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, हम तो मालवीय जी को कोट करें। हाँ, अरे आप उनको अब भारत रत्न देके क्या कीजिएगा? अरे वो तो अलौकिक थे, उनको आपकी औकात क्या है उनको कुछ देने की? है हिम्मत देखिए। हमारी औकात है कि मालवीय जी को कुछ दें? आप बताइए, लेकिन दे रहे हैं। नहीं, माला चढ़ाना ही अंत नहीं है, स्मरण करना असल उनका है, करने का है। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब आप लोग, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब को हमने ओवर स्ट्रेन कर दिया, ओवर एक्सप्लेन कर दिया। हमें बड़ा आनंद आ रहा है। So much kind you. It's been such a enlightening session. मुझे लगता है सबने बेहद एंजॉय किया, और अगर अब हमने इसको इंटरव्यू नहीं किया तो शायद कंटिन्यू करता रहेगा। हाँ, नहीं चलता रहेगा ये। मेरा कई दफा हुआ ऐसा, घंटों बाद में फिर कभी मिलेंगे हम। आप बनारस बुलाइएगा, हम आएंगे जरूर, 2-4 महीने में ना हम आएंगे आके। नहीं बिल्कुल जरूर आपको बुलाएंगे। और सभी की तरफ से डॉक्टर साहब को एक बहुत हार्टफेल्ट थैंक्स देते हुए मैं दीपक जी से मैं जो है वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर
डॉक्टर दीपक कुमार से मैं अनुरोध करूंगी इस सर को, दीपक सर को वो वोट ऑफ थैंक्स दे। अच्छा, उनका नाम डॉक्टर साहब आप ही जैसा है। सभी को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज जो ये इंटरेक्टिव सेशन हुआ, प्रोफेसर दीपक कुमार सर, आपका नाम हम लोग एमए के दौरान जान पाए, में लोग नहीं जान पाए। तो एक पीढ़ी है सर हम, जो आपको सुन रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो हमारे अंदर जो खुशी है वो हम शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते कि हम आज कितने अभिभूत हैं आपको सुनकर, आपको देखकर। क्योंकि किताबों में हम देखते थे, जैसे औपनिवेशिक भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की किताब हम लोग पढ़ा करते थे, और सौभाग्य से वो पेपर जो हम लोगों ने पढ़ा, उसमें जो बातें आज आप कह रहे थे, उसका सार भी हमको लगता है कि उन पुस्तकों का सार भी वही हुआ करता था। तो हम एक पीढ़ी हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम आपके उस ज्ञान को और जो विज्ञान के प्रति जो समझ आपने बनाई और आज के व्याख्यान के माध्यम से जो समझ हमारे अंदर विकसित हुई है, उसको हम सर आने वाली जनरेशन को, या यूं कहें कि वर्तमान में हम जहां भी कार्यरत हैं वहां तक पहुंचाने का कार्य करेंगे सर। धन्यवाद। आप विशेष धन्यवाद भी इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आपने हम लोगों को आज प्रकाशित किया है अपने व्याख्यान के माध्यम से, और अपना बहुमूल्य समय, लास्ट समय में तो ऐसा लगा जैसे सर आप बहुत थक चुके हैं, फिर भी सचकेश जी ने एक सवाल पूछा और उसका भी जवाब आपने बड़े ही ढंग से और पूरा समय लेते हुए सर आपने उनको अच्छे तरीके से समझाई। सर दिमाग खराब होने लगा। अपना माइक ऑफ करें, उसके लिए सर विशेष धन्यवाद। साथ ही वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री एक साल, धन्यवाद सर आपको। लगभग 1 वर्ष से हम लोग इस दिशा में कार्यरत हैं कि वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री के माध्यम से हम इतिहास के उन तथ्यों को उजागर करें जो जिन्हें हिस्टोरिकल रियलिटी कहकर सर आज आपने परिभाषित किया। उस हिस्टोरिकल रियलिटी को हम कम से कम इतिहास के शोधार्थियों, इतिहास के विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। तो वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री की फाउंडर मैम, प्रोफेसर एमेरिटस प्रोफेसर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अरुणा सिन्हा मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान किया है जिसके जरिए हम इतिहास के विभिन्न आयामों के साथ साथ विज्ञान और तकनीकी के इतिहास के बारे में भी एक व्यापक समझ विकसित कर रहे हैं। तो प्रोफेसर अरुणा सिन्हा मैम को विशेष धन्यवाद। साथ में डॉक्टर जयलक्ष्मी कौल मैम, जिन्होंने आज मंच संचालन किया, और मंच संचालन की शुरुआत में जिस तरीके से सर के कार्यों को परिभाषित किया, सर के बारे में जो बताया, त्रिशंकु नेशन और मेडिकल इनकाउंटर इन ब्रिटिश इंडिया, साइंस एंड राज, जो पुस्तकें हैं, उसके माध्यम से जिस तरीके से आपने सर का परिचय कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने अच्छे तरीके से आपने पूरे सत्र को चलाया, उसके लिए आपको मैम विशेष धन्यवाद। साथ ही हमारे समकालीन और हमारे दोस्त, हमारे सहपाठी, हमारे अनुज, हमारे अग्रज बड़े ही धैर्य के साथ प्रोफेसर दीपक कुमार सर को सुन रहे थे, और बहुत सारे प्रश्न भी निकल के आए, और उससे जो उनकी जिज्ञासा थी, वो जो जिज्ञासा की क्षुधा है वो समाप्त हुई है। उनको विशेष धन्यवाद, जिन्होंने प्रश्न उत्तर के माध्यम से इस पूरे के पूरे सेशन को इंटरेस्टिंग बना दिया। उसके साथ ही साथ मैं वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी सदस्यों को एक बार बहुत बहुत विशेष धन्यवाद देता हूं। और साथ ही कल ये खबर मीडिया
के माध्यम से भी और लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो मीडिया के लोग अभी यहाँ मौजूद नहीं हैं, उन्हें भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। हमारे तकनीकी सहयोग के तौर पे हमेशा से बैजू और कुलदीप कुमार मिश्रा, डॉक्टर कुलदीप कुमार मिश्रा जुड़े रहे। तो बैजू, डॉक्टर कुलदीप कुमार मिश्रा और बैजू को विशेष धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से इस तकनीकी सत्र को संचालित किया है। आप सभी का विशेष धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके के कार्यक्रम में फिर आगे सम्मिलित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। एक प्रतिभागी के तौर पे मैं पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर। सर हाँ बैजू, ये डिस्चार्ज भी हो रहा है फोन इसको। हाँ ठीक है। इसको सत्र को, अब ये सत्र यहीं पे समाप्त हो रहा है, और आगे आने वाले जो हमारे प्रोग्राम है, क्योंकि इस पे इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के बड़े बड़े हिस्टोरियंस, कुछ हमारे जो विदेशों से भी कुछ लोग जुड़ेंगे, और बहुत बड़े बड़े इतिहासकारों से हम आपको उनके ज्ञान से आपका ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। और इसके लिए आप वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री से जुड़े, और इसके साथ ही इस सत्र को हम अभी यहाँ पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सर।